दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप जानते हैं आज शनिवार है और शनिवार के दिन आज रात को 8 बजे हमारा ये कार्यक्रम होता है कथा कहानी जो आपके लिए है। और कथा कहानी कार्यक्रम में हमारे साथ हर बार बहुत सारी हस्तियां जुड़ती हैं जो जिनसे मैं बात करता हूँ वो अपने बारे में, अपने अनुभवों के बारे में, अपने किस्से, कहानियां, मेमोयर, जीवन का जो उनका एक रास्ता रहा है जिस पर वो चल के आए उस बारे में बताती हैं। और बहुत कुछ इसके अंदर शामिल होता है। हर बार एक नई हस्ती आती है। दोस्तों, आपने कभी अ, इसके रुद्राक्ष को देखा है? देखा है, जरूर देखा है। मनोज बिसारिया जुड़ गए। मनोज नमस्कार। इस वक्त लेह में है मनोज, आपका स्वागत है। आपने रुद्राक्ष का पेड़ देखा है? आप में से बहुतों ने नहीं देखा होगा। एक वीडियो वायरल हो रहा है आजकल और रुद्राक्ष के पेड़ पे एक फल लगता है। वो फल कुछ छोटा बैंगन होता है उसकी तरह होता है और वो फल उठा लें और उसको खोलें तो उसके अंदर से रुद्राक्ष निकलता है। उसे आप साफ करें। पंचमुखी, चार मुखी, तीन मुखी, दो मुखी, एक मुखी, एक मुखी रुद्राक्ष भी होता है। मैं ये क्यों कह रहा हूं ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। सविता गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। सविता जी नमस्कार। और हमारे साथ पंकज शर्मा शर्मा। ओए पंकज भाई, ये बहुत जबरदस्त काम करने वाले हैं। और विधु बालाजी जुड़ी हैं। विधु बालाजी आपका स्वागत है, आप जुड़ी प्रोग्राम में। सुचित्रा गुप्ता जुड़ चुकी हैं। चित्रा चित्रा जी कह रही हैं हेलो अर्चना। और सुभाष गुप्ता हेलो नीरज, हेलो अजीत भाई, सुभाष भाई। सुभाष जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि वो जो हमें हमारा फल निकलता है ना अंदर से, रुद्राक्ष। तो आज मैं जिस हस्ती को लेकर आया हूं वो रुद्राक्ष की भांति है। ये वो शख्सियत है जिनको बोलने के लिए जब मैंने कहा तो बहुत शाई फील किया। पूरे 2 महीने मुझे लगे इनसे बात कर करके, इसके बात कर करके, इनकी मन की परतों को खोलने के लिए और बिल्कुल रुद्राक्ष की तरह आपके सामने लाने के लिए। ये हैं अर्चना प्रभाकर। अर्चना आपका नमस्कार। स्वागत है। नमस्कार सभी को। नीरज, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। सुन नहीं पा रही हूँ आपको नीरज। अर्चना आपको देखते कुछ हो गया, मेरा माइक्रोफोन ही बंद हो गया। गीता विवेक जुड़े हैं, कहते नमस्कार सर। नलिनी बंसल हरो अर्चना। और मंजुला सिंह निर्भय, नीरज सर आपको और सभी मित्रों को सादर प्रणाम। आपको भी प्रणाम। और विधु बालाजी हेलो अर्चना, आपका स्वागत है। अजीत गुप्ता भाई नमस्ते अर्चना जी, वेलकम, आपका स्वागत है अजीत भाई। और सुचित्रा जी गुड टू सी यू अर्चना। और अंजू मुझे भी रट्टा खुशी हो कह रही रही है। हैं गुड इवनिंग एवरीवन। और जुड़े हैं गीता विवेक, नमस्ते अर्चना मैम, लगता है आपके विद्यार्थी हैं ये। और मुकेश कुमार जी जुड़ गए हैं, हेलो नीरज भाई। अरे मुकेश कुमार, वाह भाई वाह, मुकेश भाई आप जुड़े, बहुत अच्छा लगा। और मंजुला सिंह निर्भय कह रही हैं अर्चना मैम आपका स्वागत है। इतने लोग आपका स्वागत कर रहे हैं। और विजया गुप्ता कह रही हैं नमस्कार। आपको भी नमस्कार विजया जी, आइए, आपका स्वागत है। और आप बहुत लोग इकट्ठे हो गए हैं आप लोगों आपको सुनने के लिए। दोस्तों मैं अर्चना के बारे में अर्चना इसलिए कहूंगा कि अर्चना को मैं आज से नहीं जानता। अच्छा, इससे पहले कि अर्चना मैं आपके बारे में लोगों को बताऊं, जो ऐसी बातें जो नहीं जानते हैं, एक बात आपसे जानना चाहूंगा मैं। जवाब देंगे आप मुझे? क्यों नहीं नहीं? देंगी जवाब? ये आप बाल पहले काले क्यों करती थी? जरूरत थी उस समय जमाने में बाल काले रखने की। हम दोनों को सुन पा रहे हैं, यस। शंभू कुमार राधे राधे। और मनीष जैन जी कह रहे हैं नमस्कार नमस्कार। और सुधा सिंह जी कह रही नमस्ते अर्चना जी।
अजीत गुप्ता कह रहे हैं, टुडे आई एम सीइंग ऑल लेजेंड्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म, माय प्रणाम टू ऑल। सुभाष जी भी हैं, सुचित्रा जी भी हैं, मंजुला सिंह निर्भय भी हैं, और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मालविका जोशी भी हैं, नमस्कार, ये भी हमारी कलाकार हैं। शैलेंद्र सिंघल, गुड टू सी यू, वेलकम वेलकम शैलेंद्र जी। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं इनसे। मैं बताना चाहता हूं कि अर्चना जो हैं, मास्टर्स इन सोशल वर्क फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी और स्पेशल एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से इन्होंने गोल्ड मेडल लिया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड। बहुत बहुत जबरदस्त काम किया इन्होंने उन लोगों के लिए, और इनको स्कॉलरशिप भी मिला, यूएस भी गई, और बहुत सारे काम किए इन्होंने। एनसीईआरटी के लिए भी लिखा, इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड लोगों के लिए। और इनका सबसे बड़ा परिचय जो है, इसके साथ साथ हमारे देश के एक बहुत बड़े साहित्यकार, जो जिन्होंने जो कविताएं, साहित्य, रेडियो नाटक, उपन्यास, न जाने क्या क्या उन्होंने लिखा। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनके घर जाकर, उनके उस कमरे में जाने का जहां वो बैठकर लिखा करते थे, सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाता था। अर्चना, ये कहा ना मैंने, वो है स्वर्गीय विष्णु प्रभाकर जी। जे अर्चना के पीछे उनकी फोटो लगी हुई है, आप देख सकते हैं, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये जो अर्चना के पीछे फोटो लगी हुई है, ये परमादरणीय परम पूज्य स्वर्गीय श्री विष्णु प्रभाकर जी की फोटो लगी हुई है। और ये अर्चना वाली लाइट जला उनकी दो। सुपुत्री, अर्चना उनकी सुपुत्री हैं, अर्चना उनकी सुपुत्री हैं। तो अर्चना, मुझे आप ये बताइए कि आप जो हैं, इस विषय में बताइए, कुछ अपने बारे में बताइए कि आप कहां से शुरू करेंगी, क्या करेंगी। अच्छा दोस्तों, एक बात मैं और बताना चाहता हूं, अर्चना ना आसानी से अपने मन को खोलने वाली नहीं है। मैं इनको आज से नहीं जानता, मैं तब से जानता हूं जब ये जो वाणी में आया करती थी। तो मैंने इनको फोन किया, कहेंगे नीरज मैं कैसे सोचूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। फिर इन्होंने मुझे कहा कि मैं थोड़ी, नीरज, नर्वस हो रही हूं। तो मैंने व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज भेजा, अर्चना याद है, और मैंने उसमें कहा क्यों। तो इन्होंने लिख के भेजा, नीरज तुम बहुत अच्छी हो, तूने तो मुझे हंसा दिया। अर्चना, आप भी उतनी अच्छी हैं। और मुझे ये बताइए कि आप अपने अपने जीवन की यात्रा कैसे शुरू की, और उसके विषय में बताइए, और धीरे धीरे हम अलग अलग टॉपिक पे आते चले जाएंगे जी। मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य तो जिस घर में मेरा जन्म हुआ, जी ऐसे परिवार में मेरे पिताजी का परिचय तुमने दे ही दिया है। ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य जीवन का है। और मेरी माँ भी बहुत ही सरल हृदया, बहुत ही सिंपल और बहुत ही लेकिन स्ट्रॉन्ग, बहुत सशक्त महिला थी। यही बताना चाहूंगी कि जब आंख खोली, होश संभाले, तो किताबें ही किताबें, किताबें ही किताबें चारों तरफ थी। और हमारा जो कमरा था, पुरानी दिल्ली में हम रहते थे, संयुक्त परिवार था, तो सब थोड़े थोड़े हिस्से में रहते थे, बहुत बड़े घर के। तो कुंडेवालान। हमारे कुंडेवालान में बरसों बरसों तक वहां पर रहे। मैं तो खैर शादी होने तक वहीं पर रही हूँ। पिताजी बाद में फिर दूसरे घर में चले गए थे जो उन्होंने बनवाया था। तो बस हमारी दीवारों पर भी, अलमारियों में भी किताबें किताबें थी, और जो दीवारें थी उस पे इस तरह से शेल्फ लगी हुई थी, वहाँ भी बहुत सारी पुस्तकें थी। तो बहुत किताबें पढ़ी भी, कुछ नहीं भी पढ़ी, लेकिन नज़र हर समय किताबें आती थी, और बहुत सारी पत्रिकाएं आती थी, और उन बच्चों की पत्रिकाएं भी आती थी, बड़ी भी आती थी। बचपन में बच्चों वाली ही सारी पढ़ी थी। तो उस मामले में तो मैं कहूँगी कि बहुत ही रिच, बहुत ही एक कीमती, खजाने मिलने वाली बात थी। तो उसी तरह के माहौल में बड़े हुए हम, किताबों के साथ बहुत सारी किताबें पढ़ी, और अनुभव भी जीवन के लिए। और हमारे सामने परिवार में बहुत लोग थे, पिताजी तो थे, माता जी थे, और भी लोग थे जो एक अच्छा, रोल मॉडल की तरह से, आदर्श की तरह। मुझे ये पता लगा कि आपके पिताजी यानी स्वर्गीय विष्णु प्रभाकर जी, बड़ा डिसिप्लिन बहुत जबरदस्त था, अनुशासन बहुत जबरदस्त था उनका। बताएं आप, क्या था?
अनुशासन था, और वो अनुशासन अपने लिए ज्यादा था। ऐसा हम्म। नहीं कि वो हमारे ऊपर कोई बहुत कंट्रोल करके रखते थे, वो नहीं। हम्म। अपने लिए बहुत हम्म। ही अनुशासित थे स्वयं। हम्म। अपने लिए उनकी हर चीज बड़े करीने से रखी रहती थी। बहुत ही छोटी जगह थी, और वो उन्होंने अपना जैसे संसार जो है एक तख्त, उस पे वो लेटते थे, वहीं उनके लिखने की सामग्री रहती थी, पढ़ने वाली हम्म। भी रहती थी। पढ़ने वाली तो चारों तरफ रहती थी, लेकिन वो जो जिस समय जो पढ़ रहे होते थे वो उनके साथ वहीं तख्त पे रखा होता था। वहीं काम करते थे, थक जाते थे तो वहीं लेट भी जाते थे, खाना भी उनको वहीं पर मिल जाता था। तो एक तरह से वो तख्त ही उनका सिंहासन एक था जिसपे वो विराजमान रहते थे, और बहुत ही हर चीज अपनी करीने से रखते थे, बहुत ही ज्यादा संभाल के रखते थे हर चीज। तो ये तो खैर मैंने भी कई बार देखा ये है। भी होता है। मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे अर्चना। हाँ, ये तो आपने अपने पिताजी के अनुशासन के बारे में बताया, हम उन पे स्वर्गीय आदरणीय प्रभाकर विष्णु प्रभाकर जी के विषय में भी और बहुत सारी बातें आपसे जाननी है मुझे। लेकिन मैं हाँ, हाँ, शुरुआत करना चाहूंगा आपसे। हम्म, आपको हम्म, मैंने युववाणी में देखा था बहुत पहले। हम्म, वहां कैसे पहुंच हम्म। गई आप? फादर ने भेजा आपको या क्या हुआ? नहीं नहीं, कभी जबकि मैं स्कूल कॉलेज से हमेशा डांस में, ड्रामा में और डिबेट्स वगैरह में भी हिस्सा लेती रही हूँ। मैंने पुरस्कार भी जीते अपने विद्यार्थी जीवन में, लेकिन कभी हम्म। भी रेडियो तक जाने की कोई बात ही नहीं हुई। और जबकि पिताजी का जो ट्रांजिस्टर था, रेडियो था, वो लगातार चलता था, और मैं वो भी नाटक सुनते थे जरूर, मैं भी सुनती थी उनके साथ। एक तरह से वो भी मेरी बहुत खुराक थी, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने सुनते 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 वो सब अभिनय करना सीखा भी। हम्म। लेकिन मैं खुद वहां जाऊंगी ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा। हर तरफ ये हम्म। रहता था कि भाई पढ़ो, अच्छी अपनी पढ़ाई पूरी करो। हम्म। ज्यादा घर में बस ऐसा नहीं किसी ने जोर दिया था ये, लेकिन बस हम्म। माहौल ये एक अपने आप से ही ऐसा था कि अच्छी उच्च शिक्षा सबको प्राप्त करनी चाहिए। हम्म। मैंने बल्कि एमए कर लिया, उसके बाद ही कैनॉट प्लेस में मुझे मेरी एक सहेली मिली स्कूल की। तो मैंने ऐसे ही पूछा, हम्म। तुम किस लिए आई थी यहाँ? तो कहने लगी, मेरी मित्र है, ये ऑडिशन देने के लिए आई थी हम्म। रेडियो में। ओ, मैं कहा अच्छा, हम्म। ऑडिशन देना है रेडियो के लिए, मैं क्यों नहीं हम्म। सोचती हूँ ये करने के लिए। तो मैं तभी चली गई वहां पर। अच्छा। हम्म। और हम्म। बल्कि मैंने पिताजी से बात भी नहीं की थी इसके बारे में। तो बड़ी हम्म। मुझे लगा कि मैं अपने आप अपना फैसला कर सकती हूँ। हम्म। फिर मैंने जाके वहां पर फॉर्म भरा, ऑडिशन दिया युवाणी का, और साथ ही फिर मैं जो ड्रामा सेक्शन था वहां पर भी हम्म। गई। मैंने कहा कि देखूं वहां के फॉर्म निकल रहे हैं या नहीं। तो मैं वहां पहुंची तो आदरणीय सत्येंद्र शरद जी वहां पर थे। वो मुझे हम्म। मतलब पिताजी का उनके ऊपर बहुत स्नेह था, वो भी पिताजी को बहुत बहुत सम्मान करते थे। आपस में बहुत ही उनका मधुर रिश्ता था दोनों का। भले ही हम मिले नहीं थे बहुत समय से, लेकिन मुझे पहचानते थे। मुझे बोले, हम्म। अर्चना, वैसे मुझे अर्चो कहते थे वो, अर्चो हम्म। तू यहाँ क्या कर रही है, क्यों आई है, ऐसे। हम्म। वो हाँ, हमेशा ही हाँ, मुझसे इसी तरह से बोलते रहते। ऐसे ही बोलते थे वो, हाँ। हम्म। हाँ, क्यों आई है तू? मैंने कहा कि मैं बड़े सकुचाते हुए संकोच से मैंने कहा, मैं ऑडिशन देने के लिए सोच रही हूँ। मुझे कहते हैं, अच्छा ऑडिशन देना, देखूं तेरे को कुछ आता भी है या नहीं, ये स्क्रिप्ट हाँ। दे रहा हूँ, जरा पढ़ के सुना। तो उन्होंने तब भी मेरा टेस्ट लिया, और मैंने वो पढ़ के उन्हें सुनाई। तो हाँ, आता तो है, मैं तुझे हम्म। 10 में से 7 नंबर दूंगा। अरे मेरे अरे लिए वाह! तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था ये। तो मुझे हम्म। बहुत ही खुशी हुई, कहने लगी ठीक है, अच्छा दे दे ऑडिशन। तो फिर मैंने हम्म। दिल्ली का भी ड्रामा सेक्शन का जो है दिल्ली केंद्र के लिए भी ऑडिशन दिया। हम्म। हम्म। तो यूं फिर मैं रेडियो ड्रामा से जुड़ गई, बस इसी अच्छा, तरह से। याद है अर्चना, हमने युवाणी में तो खैर बहुत सारे प्लेस किए, और एक प्ले किया था हमने हम्म, पंडित रेवती शरण शर्मा का लिखा हुआ, जो मैं मिसेस वेद क्वात्रा थी, उनसे मैंने कहा दिल्ली स्टेशन से स्क्रिप्ट ले लीजिए। उसमें भी तो हम्म। काम किया था तुमने। लाओ जहर पिला दो। हाँ 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 हाँ, लाओ जहर पिला दो, बिल्कुल, बहुत अच्छा याद दिलाया। और हम्म। मिसेस पात्रा बहुत ही स्वीट लेडी थी, बहुत ही प्यारी थी, और खूब अच्छी तरह से वो नाटक करवाती थी। और हम्म। वो उसमें मैंने छोटी बहन का रोल किया था, और बड़ी ब्यूटीफुल रोल। बहन थी सुलक्षणा सुलक्षणा हम्म। खत्री। हम्म। 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 बहुत अच्छा नाटक था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, शरद जी मुझे मिले एक दिन, तो वो मुझे कहने लगे, अच्छा तेरी बड़ी तारीफ सुनी है।
मैंने कहा क्यों? कहने लगी तूने बड़ा अच्छा रोल किया उस नाटक में। ओ तो मैं समझ गई, मैंने कहा अच्छा नीरज ने आपको कहा होगा। वो तो तुमने मुझे अच्छा ये कॉम्प्लीमेंट बताइए, दिया, थैंक यू, फिर से कर रही हूँ। आपने बहुत ही अच्छा रोल किया था और छोटी बहन तो हम्म, लाजवाब कैरेक्टर है वो। हम्म, हम्म, शरद जी के साथ आपने काम किया है, बहुत अच्छी बात है। शरद जी तो मेरे हम्म, मेंटोर हैं, उन्होंने मुझे माइक्रोफोन के आगे बोलना सिखाया, मेरे भी। हम्म, है ना, है ना। और एक बात बताना भूल गई तुम, उन्होंने हाँ। क्या कहा था, मैं तुझे कैसे रोल दूंगा और कैसे नहीं दूंगा। वो अब तो मैं हंस रही हूँ, लेकिन उस हाँ। समय मैं बड़ा संकोच सा मुझे हो गया था और बड़ी मुझे शर्म सी भी आ रही थी। मेरे से कहने लगे कि अर्चना मैं तुझे रोल तो दूंगा, लेकिन मैं ना तेरे से वो सांसों वाले रोल नहीं करवा सकता हूँ। रोमांटिक रोल। रोमांटिक, उनका कहने का मतलब ये था कि रोमांटिक रोल जो है वो मैं नहीं तेरे से करवाऊंगा, तू तो मेरी बेटी है। लेकिन बाद में किए हैं, मेरे साथ किए हैं, कई रोल किए हैं। हाँ, बाद में किए हैं। हाँ। अच्छा, ये अजीत भाई पूछ रहे हैं और माध्यम से मैं भी पूछना चाहूंगा, रेडियो जो आपकी पर्सनल लाइफ में रेडियो ने क्या कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि आपके जो पिताजी थे स्वर्गीय विष्णु प्रभाकर जी, वो भी तो रेडियो में थे और रेडियो के बहुत सारे प्लेस लिखे उन्होंने। बहुत लिखे पिताजी ने बल्कि रेडियो में काम भी किया है। देखा हम्म। जाए तो वैसे 1947 से उन्होंने रेडियो के लिए काम किया। हम्म। उस समय ज़रूरत थी बहुत हिंदी लेखकों की, हिंदी में काम करने वालों की। फिर उनको जी। विशेष तौर पे 1955 में बुलाया गया काम करने के लिए। हम्म। तो हम्म। 1955 से 1957 तक उन्होंने करीब डेढ़ 2 साल रेडियो में काम किया। हम्म। लेकिन उनको कुछ जो होता है क्या है, जो वहाँ दबाव होते हैं और जो स्वतंत्रता नहीं मिलती पूरी तरह से, तो वो हम्म। उनको रास नहीं आया और उन्होंने उसको कहा कि मैं यहाँ नहीं रहना चाह रहा हूँ। लेकिन हम्म। लगातार रेडियो के लिए उन्होंने लिखा, बल्कि उस पीरियड में वो खुद ही उन्होंने लिखा है कि उस पीरियड में मतलब इसके रूपक लिखने की बात हुई, रेडियो की एक हम्म। नई विधा हुई और उस पे उन्होंने बहुत काम किया। नाटक भी लिखे बहुत सारे रेडियो के लिए और रूपक भी लिखे। हम्म। रूप उनके कई रूपों में मैंने हिस्सा भी लिया रेडियो में। बहुत बढ़िया। नाटक तो बहुत किए ही, अच्छा। लेकिन रूपक भी बहुत किए। आदरणीय रमानाथ अवस्थी जी थे, वो हम्म। उनके साथ मैंने बहुत नाटक किए। देवराज दिनेश जी भी आते थे और बहुत लोगों से उसमें हम्म। मिलना हुआ। और कैलाश वाजपेयी जी हम्म। के भी बड़े सारे थे और उनका भी बड़ा मेरे ऊपर स्नेह हो गया था और मुझे हमेशा कहते थे मेरा होगा तो तू आना करने के लिए। तो हम्म। पिताजी ने काफी रेडियो के लिए लिखा, फिर कोई ये शक नहीं। देखिए, ये गीता विवेक लिख रही है, यस मैम, विष्णु जी ग्रेट राइटर एंड गुड ह्यूमन बीइंग, माय होल हार्टेड रिस्पेक्ट टू हिम, आई एम ग्लैड आई हैव डन रिसर्च ऑन हिज लिटरेरी वर्क्स एंड हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ योर कन्वर्सेशन मैम। बहुत लोग लिख रहे हैं, एक मनोज शर्मा जुड़े हैं, हमारे थिएटर के, टेलीविजन के, रेडियो के बहुत बढ़िया कलाकार हैं और मेरे सीरियल में भी इन्होंने काम किया है। नोरीन शर्मा जो उनकी वाइफ है वो भी जुड़ी हुई हैं, वो भी थिएटर से जुड़ी हुई हैं। और हाँ, कमल कुमार शर्मा लिख रहे हैं, कमल कुमार वर्मा माफ कीजिएगा, इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है। इन्होंने आपके बारे में लिखा है, अर्चना जी नमस्कार, बहुत खुशी हो रही है आपको यहां देखकर। हमारे स्टेज प्ले आखिरी मुगल की कमारुन्निशा का अभिनंदन। स्टेज पे भी काम किया आपने, है ना। बहुत अच्छी तरह से याद है वो मुझे ये नाटक। सुचित्रा जी लिख रही जितेंद्र हैं, कपूर आई जी का अर्चना एंड नाटक था। नीरज हैव डन मेनी रेडियो प्लेस टुगेदर, यस बिल्कुल। बिल्कुल। और तो स्टेज पे भी किया काम आपने। स्टेज मैंने किया है लेकिन काफी कम किया है। हम्म। असल में मुझे इतना वक्त नहीं मिल पाता था कि मैं रिहर्सल्स करने के लिए आ पाऊँ, नौकरी भी करती थी तो थोड़ा मुश्किल हाँ। होता था। लेकिन मैंने हाँ। किए नाटक, स्कूल कॉलेज टाइम में तो किए ही हैं खैर। लेकिन उसके बाद एक बिल्कुल। कृष्ण भूटानी के साथ किया था, श्री राम सेंटर में हुआ था और जिसका हम्म। जिक्र अभी कमल जी ने किया है, आखिरी मुगल वो किया था। हम्म। रश्मि दर्द भी हम्म। थी उसमें साथ में। तो हम्म। बहुत अच्छा अनुभव रहा था और उसके बाद वो नाटक सैटेलाइट टीवी पे दुर्गावती सिंह जी ने वो नाटक फिर सैटेलाइट टीवी पे भी करवाया था।
क्या बात बहुत है। ही ये अच्छा देखिए, एक्सपीरियंस। सविता गुप्ता लिखती हैं, महान समाज सेवी एवं विलक्षण श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय साहित्य विश्व विख्यात साहित्यकार, क्षमा कीजिएगा, विष्णु प्रभाकर जी के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में लायक पुत्री के मुखारविंद से बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। आभार नीरज शर्मा जी, धन्यवाद। अभी तो शुरुआत है, अभी देखिए आगे परतें कैसे खुलेंगी। मैं भी पूरी 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 स्क्रीन प्ले आपको नहीं बता रहा हूं, हल्के हल्के आ रहा हूं सामने है। बहुत अच्छा। सुचित्रा जी लिख रही हैं, आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन सम ऑफ हिज प्लेस। यस, ब्यूटीफुल राइटर, ब्यूटीफुल राइटर। अच्छा, ये बताइए कि हम्म। ये तो हो गई हमारी स्टेज की, टेलीविजन की, और आप रेडियो पे कैसे आई? सांसों वाले रोल करने को मना किया गया, लेकिन फिर भी सांसों वाले रोल की। अच्छा, तो ये आपने जो स्पेशल एजुकेशन ली है, आपने डिप्लोमा किया है, यूएस भी आप गई थी, फिजिकल ये जो हमारे जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चे, इनके लिए आपने काम किया है, स्कूल में थी, इसके बारे में कुछ बताइए, आप कैसा लगा आपको काम करके? अ, अ, काम करना एक बहुत अच्छा जीवन का अनुभव था, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। लेकिन मैं इससे पहले सुचित्रा जी को प्रणाम करना चाह रही हूँ। सुचित्रा जी मेरी बहुत ही सीनियर कलाकार हूँ। के नाटक सुने भी जब मैं छोटी थी, और फिर उनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला, आपके साथ काम करने का सौभाग्य मिला। ये मेरी खुशकिस्मती है और उनसे मैंने बहुत सीखा है। सच अ स्वीट पर्सन, वाकई। या बीना या होरा जी, सुचित्रा जी, मतलब मैंने बहुत उनके साथ नाटक किया और बहुत बहुत सीखा उनसे। और ऐसे तो हमारे बहुत साथ कलाकार हैं, यहाँ, ऐसे नाम लेने लगूंगी तो बहुत लंबी लिस्ट होगी। हाँ, सुभाष जी जुड़े हैं हमारे, सुभाष गुप्ता हैदराबाद से जुड़े हुए हैं, द लेजेंड एक्टर, जो थिएटर में श्री राम सेंटर में अभियान ग्रुप के साथ उन्होंने बहुत काम किया है, इफ यू रिमेम्बर, है ना? और कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है अर्चना आपकी तरफ से, समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ी हो रही है। नूरीन शर्मा जी कह रही हैं, सुचित्रा जी तो कमाल की अभिनेत्री हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मैं मानता हूं। और अर्चना, आप एक बार दोबारा से ज्वाइन करिए। हेलो अर्चना, हाँ आ गई आप। हाँ। हेलो, आपका ना ये कुछ वो हो गया था, फ्रीज हो गया था। अच्छा, ये बताइए कि ये जो मैं बात कर रहा हूं आपके फादर के विषय में, और अधिकांश रूप से उनके नाटक और उनका जो उपन्यास आवारा मसीहा है। हेलो, आप आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज पहुंच रही है अर्चना जी? आवाज नहीं आ रही। दोस्तों, लगता है उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। आप एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए अर्चना। अर्चना, आप हम्म। दोबारा ज्वाइन कर लीजिए एक बार। मैं इसमें अपने अभी अपने आवाज आ कमेंट्स पढ़ के रही। सुनाता हूं। अर्चना, आप दोबारा ओके। ज्वाइन कर लें एक बार। हेलो, आप ऐसा करिए, एक बार दोबारा ज्वाइन कीजिए, मुझे दिखाई दे रहा है, इसको जाके। ठीक नहीं, दिखाई दे रहा है। आ- नहीं, मुझे दिखाई दे रहा है, लोग आपको नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि फ्रीज हो जाता है। तो आप एक बार और ज्वाइन कर लीजिए, इतने में सबके कमेंट्स पढ़ता हूं। आप ज्वाइन करिए दोबारा से, इसको डिस्कनेक्ट करके फिर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, विधु बालाजी लिखती हैं, वी हैव रेड मेनी स्टोरीज ऑफ लेट श्री विष्णु प्रभाकर जी। बहुत अच्छी बात है। ये तो एक ऐसे लेजेंडरी राइटर हैं जिनका नाम इतिहास में है। आवारा मसीहा आपने लिख ही दिया है। अर्चना आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। अच्छा, अच्छा, उसके बाद अजीत भाई लिखते हैं, अच्छा ये तो हो गया। सुचित्रा जी लिखती हैं, आज मैंने, अर्चना, हमने सबने बहुत काम किया इकट्ठा। और उसके बाद हमारे और बहुत सारे कमेंट्स हैं इसके अंदर। पंकज, पंकज, हाँ आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। तो ये सारा लिखा उन्होंने। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत से लोग आपका प्रोग्राम देखने के लिए लालायित हैं। राजेंद्र गर्ग ये लिखते हैं, हमें गौरव है कि स्वर्गीय विष्णु प्रभाकर जी की जन्मस्थली मीरापुर मुजफ्फरनगर थी, बाद में वो हरियाणा चले गए थे। सच बात है ये? सच बात है ये? सच है, वाह, क्या बात है। बिल्कुल सच है। ये सच मीरापुर बात है ना? में पैदा हुए थे, उत्तर प्रदेश, हम्म, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है वो, छोटा सा कस्बा है। बाद में अच्छा, खैर वो हिसार में रहे ज्यादा। ये बताइए कि आपके परिवार में संयुक्त परिवार था आपका? अ, बहुत से लोग रिसर्च करने के लिए भी आपके घर आया करते थे, और कैसे होता था, कैसे उनको मैनेज करते थे आप लोग, बताइए।
बहुत ऐसे तो साहित्यकार भी बहुत मिलने के लिए आते थे, जो नवोदित थे वो भी आते थे। काफ़ी लोग हम्म। मिलने आते थे और एक तरह से मतलब संयुक्त परिवार होने की वज़ह से रिश्तेदार और मिलने वाले भी बहुत आते थे। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो रिसर्च करने वाले आते थे, पिताजी बहुत उनकी मदद करते थे और अगर उनको कोई जैसे बहुत दक्षिण भारत से आई है, काफ़ी दूर से कोई आई है, महिला है अकेली, हम्म। उनको कोई जगह नहीं है रहने के लिए, तो वो वहाँ हम्म। पर ही घर पे भी हमारे रुक जाती थी, जबकि कोई जगह नहीं थी। लेकिन असल हम्म। बात तो दिल की थी, दिल में बहुत जगह थी। तो वो रह भी जाती थी और लगातार मेरी माँ जो थी अ, हम्म। आतिथ्य में अतिथि सत्कार में लगी रहती थी, जो भी हमारे यहाँ आती थी और उनको भी हम्म। देखती थी, जो यंग लड़की या लड़के आते थे रिसर्च के लिए। अच्छा, आपके घर में चाय कौन बनाता था उस वक्त और कैसे बनती थी? चाय तो माँ ही बनाती थी ज़्यादा और मैं तो हम्म। कभी-कभी बनाती थी। हम्म। ज़्यादा तो वही बनाती थी और बस मैं यही कहना चाहती थी कि चाय का बर्तन ना कभी भी उतरता नहीं था। ज़रूरत हो ही नहीं पाता था उतरने के लिए क्योंकि ऐसा आना-जाना जाना लगा रहता था, सिलसिला बिल्कुल मतलब ऐसे रहता था लोगों का आने का। बहुत लोग आते थे। आते थे हमारे, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, मैं अगर आपके पिताजी को याद करूं, हुँ, स्वर्गीय विष्णु प्रभाकर जी को, तो मैंने उनको देखा है आकाशवाणी में भी जाते हुँ, हुए, आते हुए। मैं उनको बड़े गौर से देखा करता था। उन्होंने पायजामा पहना हुआ, ऊपर से हुँ, खद्दर का कुर्ता और हुँ, वास्केट पहनी हुई, सर्दियों में गर्म वास्केट, और हुँ। सर पे वो टोपी, है ना? हाँ, और चश्मा लगा हुआ, और कंधे पे एक थैला, झोला लटका हुआ, कपड़े का झोला, कपड़े का झोला। कपड़े का झोला हाँ, होता था। आप ऐड करना चाहेंगे इसमें कि वो ऐसा क्यों, उनका जो ये स्वरूप था, हुँ, उसका क्या कारण था, उन्हें पसंद था या क्या था ये? पसंद था और ये विशेष बात थी कि जब वो छोटे थे तो स्वतंत्रता के लिए सभी जगह अलग जगाई जा रही थी, तो वो भी हम्म। देखते थे और एक बार वो सभा में गए, तो वहाँ पर हम्म। एक लड़का बड़ा अच्छा भाषण दे रहा था और खादी पहन रखी थी उसने। तो ऐसे उनके चाचा हम्म। ने कहा, देखिए एक छोटा-सा लड़का है, कितना अच्छा भाषण दे रहा है और खादी पहनी हुई है। तो बस हम्म। उनको भी लगा कि मैं भी खादी पहनूँ। तो उन्होंने भी खादी पहनना शुरू कर दिया और अंत समय तक उन्होंने खादी ही पहनी। तो यही उनकी थी, यही उन्होंने प्रेरणा लेके उस समय जो गांधी जी जो लोगों को बता रहे थे, जो बात कर रहे थे, तो उसी से प्रेरणा लेके उन्होंने भी खादी पहनना शुरू किया था। मेरी माँ ने अच्छा, भी खादी ये पहनी। किसने, माने? माँ भी पहनती थी खादी। माँ भी खादी पहनती थी? ऐसा नहीं कि शत प्रतिशत, लेकिन अधिकतर खादी के ही कपड़े होते थे और ये बंबई से हमारे साथ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम करती हैं मंजरी स्नेह वर्मा, वो जुड़ गई हैं। नमस्कार नीरज जी, नमस्कार मैम, आपको भी कर रही हैं। अच्छा, आपने बताया कि माँ भी खादी पहनती थी। हम्म, आमतौर पे हम ये जानते हैं कि हर सक्सेसफुल पुरुष के पीछे, हर हम्म। व्यक्ति के पीछे एक महिला होती है। तो क्या आपके परिवार में भी ऐसा था? बेशक, बेशक मतलब पिताजी की जो ये यात्रा थी लेखन की, हाँ। ये मैं नहीं समझती कि मेरी माँ के सहयोग के बिना उनका जितना योगदान है इसमें मतलब उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। पिताजी अपनी माँ को भी बहुत मानते थे और लेकिन वो काफ़ी जल्दी चली गई थी। हम्म। मेरे बचपन में चली गई थी, पिताजी के साथ तो रही। तो वो भी वो कहते थे कि वो पढ़ी-लिखी पहली पढ़ी-लिखी महिला थी उनके परिवार में और वो अपने साथ जब शादी होके आई थी तो किताबों का बक्सा लेके आई थी और वहीं से हम्म। उनकी भी रुचि पढ़ने में हुई। तो एक क्या तरह बात से है। माँ ने प्रेरणा दी पढ़ने-लिखने की, फिर वो हिसार में रहे अपने मामा जी के पास पढ़ने के लिए। वहाँ भी मामा जी ने भी बहुत प्रेरित किया और पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और मामा जी आर्य समाज से जुड़े थे तो वो भी आर्य समाज से जुड़ गए और वहीं उन्होंने भाषण देना भी सीखा बहुत ही अच्छे वक्ता रहे पिताजी। तो वो पढ़ने लिखने का ये सब शौक और लेखन तभी वहीं से शुरू हुआ लेकिन उसके बाद जो उनको पूरा पूरा सहयोग जो जो लेखन के साथ उनका जो संघर्ष था उसमें माँ हम्म। का पूरा-पूरा सहयोग था और आप ये देखिए निजी थे, कोई नौकरी तो नहीं करते थे। अपने हम्म। परिवार का पालन-पोषण करना, देखना अगर हमारी माँ सहयोग नहीं देती,
और वो कहती कि हाँ ठीक है, जो आप करना चाहते हैं, जो जिसमें आपको खुशी मिलती है आप वो करिए, मैं आपके साथ। तो और बहुत ध्यान रखती थी उनकी हर चीज़ का, उनके खाने-पीने का। बल्कि जब भी कुछ उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी, माँ अकेली ही जाके ले आती थी। पिताजी तो अपनी हम्म। साधना में रहते थे, लेखन में। मतलब वो तो बाहर भी जाते थे, आपने मुझे बताया कि बाहर जाते तब भी घर को संभालना माँ का काम था। बिल्कुल, बिल्कुल। वो ये भी बात थी साथ में कि हमारे जॉइंट फैमिली होने की वज़ह से वो सपोर्ट था, लेकिन फिर भी माँ माँ की हिम्मत थी ये, कि वो इतना बाहर जाते थे बहुत, और काफ़ी उनको कहीं सभाओं में जाना होता था या और किसी अपनी बहुत सारी उनकी ऑफ़िशियल मीटिंग्स भी होती थी, लेकिन उसके अलावा उनको यात्रा करने का बहुत शौक था। उनको लगता था कि हाँ। यात्राओं में ही मैं अपने पात्रों से मिलता हूँ। और वही पात्र मेरे लेखन में आए हैं, हम्म। और सत्य पर जो यथार्थ में था, जो महसूस किया गया था, वो ही सब कुछ उन्होंने उसमें डाला है। तो वो यात्राएं उन्होंने बहुत सारी की हैं, वो और उनको वो हमेशा ये भी कहते थे कि मुझे उत्तर में पर्वत श्रृंखलाएं और दक्षिण में सागर मुझे हम्म। बहुत ही आकर्षित करते हैं। हम्म। वो कहते थे बहुत ज़्यादा सब देखती थी। भी कहना चाहूँगी कि जब शरद चंद्र जी की पे उन्होंने काम करना शुरू किया, तो पहले उन्हें इस बात का ये नहीं था कि उन्हें इतनी यात्राएँ करनी पड़ेंगी। उन्होंने हम्म। बहुत ढूँढने की कोशिश की सामग्री, लेकिन हम्म। उनको ज़्यादा सामग्री मिली नहीं, और वो बंगाल भी गए, कलकत्ता गए, भागलपुर गए, तब भी लोगों ने कुछ अजीबो-गरीब बातें की, और बहुत कुछ उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या, लेकिन उनको शरद खुद उनके प्रिय लेखक थे, बहुत पसंद थे। तो उनको लगता था कि कुछ पूरी बात नहीं समझ में आ रही। फिर उन्होंने कहा कि जहाँ-जहाँ वो गए हैं, जहाँ-जहाँ वो रहे हैं, मैं जाऊँगा। तो विदेश भी गए। आप ये सोचिए उस ज़माने में अपने ही खर्च के ऊपर अपने ही साधनों के साथ विदेश जाना, वो बर्मा गए, थाईलैंड, कंबोडिया, सब बर्मा में रहे शरद चंद्र जी, तो वहाँ भी गए। तो लंबे-लंबे प्रवास भी पिताजी ने किए। तो काफ़ी ज़्यादा समय वो बाहर रहते थे, तो माँ ही हमें तो फिर वही सँभालती थी, बच्चों को। तो और मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने सहयोग पता दिया। है मुझे सबसे अच्छा क्या लग रहा है? हुँ, पूछो क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? आप जो उनको कहते ना, पिताजी ने ये किया, पिताजी ने ये हुँ, किया, ये पिताजी ने ये हुँ, किया, हाँ। बहुत सुखद है, ये सुनना बहुत सुखद है। हुँ, राजेंद्र गर्ग जी लिखते हैं, यू आर मिसिंग द पार्ट ऑफ हिज लाइफ व्हेन देयर वाज अ कन्फर्मेशन बिटवीन हिम एंड गवर्नमेंट, कन्फ्रंटेशन ही मेंट टू से। लेट्स नॉट गो इनटू कन्फर्मेशन। सच डिटेल्स। ऐसी चीजों के में हम नहीं हाँ, जाते हैं जहां कन्फ्रंटेशन की बात हो। अजीत गुप्ता लिखते हैं कि यात्रा के पात्रों को साहित्य में सहेजना अद्भुत विचार है। बहुत बढ़िया बात कही अजीत भाई आपने। और मैं बहुत अच्छी बात। जो जो यात्रा में जो उनको पात्र मिलते थे और वो उन पात्रों को हुँ, जीवन के अनुभवों के साथ रचते बसते थे अपने साहित्य में। आपने मुझे एक कहानी बिल्कुल। सुनाई थी छोटी सी, अर्चना, आपने हुँ, मुझे हुँ, छोटी सी कहानी सुनाई हुँ, हुँ, थी, वो सुनाइए। हुँ। मैं चाहता हूं सब लोग सुने उस कहानी को, हाँ, एक आपके पिताजी की। छोटी-सी कहानी है। एक कहानी है जिसमें एक लंबा रास्ता है, उस पे एक दुकान है। हम्म। वो दुकानदार वहाँ पर क्या था, आस-पास पेड़ भी थे, तो जो यात्रीगण थे वो उस पेड़ के नीचे उन पेड़ों के नीचे बैठते थे, सुस्ताते थे, हम्म। और हम्म। वो खाने-पीने का सामान से लेते थे। हम्म। हम्म। तो दुकानदार भी बड़ी खुशी से उनको सब सामान देता था, पानी भी पिलाता था। तो एक बार एक हम्म। यात्री ने सामान लिया और उसने उनको नोट दिया। उसने सामान लेके दुकानदार ने कहा कि ठीक है, मैं अभी आपको इसकी रेज़गाड़ी वापस करता हूँ। तो उसने अपना हम्म। डिब्बा जिसमें पैसे रखते थे वो निकाला। हम्म। उसको निकाला तो देख के उसके हाथ वहीं के वहीं थम गए। तो यात्री पूछने लगा, क्यों भई, क्या बात हुई, क्या हुआ? तो उसने कहा, कुछ नहीं, एक गरीब व्यक्ति अपनी ईमानदारी गिरवी रख के यहाँ से पैसे ले गया। बस। क्या लेकिन बात है। ये बहुत बड़ी बात है। वाह 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 वाह। एक गरीब व्यक्ति अपनी ईमानदारी गिरवी ईमानदारी रख के पैसे ले रख गया के था, पैसे ले गया। इसलिए यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ उसकी ईमानदारी पड़ी है।
वाह वाह, क्या बात है, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। दिनेश शर्मा एम्स्टर्डम से जुड़े हैं, सबको प्रणाम करते हैं, ये मेरे छोटे भाई हैं। अर्चना जी, आपका हार्दिक स्वागत है। ये एक मंजुला सिंह निर्भय हैं, ये कह रही है, जब हम छोटे थे तब अतिथि देवो भव हमने ये अनुभव किया, पर अतिथियों के आने और घर पर ठहरने की ये प्रथा आज जैसे लुप्त सी हो गई है। आज कोई अतिथि आता है तो ज्यादातर कान खड़े हो जाते हैं कि क्यों आ रहा है। अर्चना मैम, क्या आपको भी ऐसा अनुभव होता है? हाँ, वैसे माहौल बदल तो गया ही है। पहले तो हम्म। देखिए कई कई दिन तक ठहर जाते थे। हाँ। मौसी मामा के बच्चे हम्म। या हमारे तो खैर चाचा ताऊ के बच्चे साथ रहते थे, नहीं अगर दूर रहते थे तो कई कई दिन तक एक दूसरे के घर में रहते थे। हाँ, वो लेकिन अब थोड़ा सा माहौल फर्क हो गया है, थोड़ा सा व्यक्तिवादी हो गए हैं लोग और बहुत ज्यादा आना जाना एक दूसरे के साथ पसंद नहीं करते। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ये खत्म हो गया हम्म। है, लेकिन हाँ पहले से तो बहुत बहुत ज्यादा कम हो आप मैं आपसे चाहूंगा कि आप उनकी कोई रचना सुनाएं, अपने गया। पिताजी की कोई रचना सुनाएं हमें। अच्छा, इससे पहले कि आप मैंने रचना ये सुनाएं, छोटी सी मैं कथा आपसे एक का बात और पूछता हूँ। हम्म, हम्म, कथा सुनाई, इसके अलावा कथा और सुनानी है, ये पोयम तो आप सुनाइएगा नहीं, जरूर अभी। इसके अलावा पोयम कोई कथा है सुनाऊंगी। और? कथा कथा नहीं है, लेकिन एक सचमुच का वाकया है और मेरे साथ ही घटित हुआ था। सुनाइए। वो मैं सुनाओ। वो सुना देती हूँ। मैं छोटी थी, करीब जरूर 5 साल जरूर। की रही होंगी। तो पिताजी एक अपने मित्रों के साथ घूमने गए थे माउंट आबू। मार्तंड उपाध्याय जी और उनके बड़े भाई हरिभाऊ उपाध्याय जी, उनका परिवार था। हम्म। तो वो मुझे भी ले गए थे साथ में। मैं बड़ी खुशी-खुशी घूमती, सब देखती जगह, बड़ी प्रसन्न हम्म। थी। लेकिन एक हम्म। दिन मैं रोने लगी और ऐसे हम्म। रोई कि चुप ही ना हूँ। तो हम्म। काफ़ी लोगों ने मुझे चुप कराया, पिताजी ने भी चुप कराया, लेकिन मेरा रोना बंद नहीं हुआ। तो फिर थोड़ा-सा पिताजी को गुस्सा आया, थक गए थे वो। तो उन्होंने थोड़ा-सा मुझे थोड़ा-सा डाँटा, तो मैं खैर सहम हम्म। के चुप हो गई। लेकिन हम्म। उनको खुद ही महसूस हुआ कि ये मैंने मतलब इसको डाँट दिया। तो मुझे शाम हम्म। को घुमाने ले गए झील हम्म। पे। वहां झरना वगैरह था तो मेरे को दिखाने लगे सब, और वहां वाह। लाइट थी तो बड़ा मुझे अच्छा लग रहा था। मैं बहुत खुश हो रही थी उनके साथ घूमने में। तो फिर हम्म। उन्होंने मुझे कहा कि कितनी देखो पानी की कितनी तेज गति है। मैंने हम्म। कहा अच्छा, और पानी से हम्म। तेज भी कुछ चलता है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम्म। आवाज की गति पानी से तेज है। अच्छा, हम्म। और किसकी? हम्म। और जो हम्म। प्रकाश है उसकी गति तो और भी तेज है। मैंने क्या कहा बात अच्छा, है। मैंने कहा और लेकिन सबसे तेज चलने वाला क्या है? तो वो हम्म। कहने लगी मन की गति सबसे ज्यादा तेज है। देखो अब तुम्हारी अम्मा हम्म। साथ में नहीं है, लेकिन अगर हम उनकी बात करेंगे तो देखो हमारा मन तो तुरंत वहां पर पहुंच ही जाएगा। क्या बात मैं है। मेरी आंखें फिर भर आई और मैं कहने लगी, हाँ पिताजी, मैं माँ को तो याद करके रो रही थी ना। मेरा मन वहां पहुंच गया था लेकिन मैं नहीं पहुंच सकी थी, मैं इसलिए रो रही थी। तो पिताजी क्या भी बात एकदम है। से प्रेम से भर आया और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और बहुत ही दुलारा। लेकिन अब देखिए कि अब मन की गति के साथ साथ हमारा एक बटन दबाते हैं और देखिए हम्म। हम कितने लोगों के हम्म। साथ जुड़ गए हैं। ये टेक्नोलॉजी का वाह। ये जो है लाभ है कि एक बटन दबाते ही हम बहुत आप सारे लोगों से जुड़ गई, जाते हैं और पहुंच आप जाते हैं फिर वहां। आ गई, है ना? अच्छा, ये देखो, ये नौरीन शर्मा लिखती हैं, पहले मेहमान भी बहुत अपेक्षा नहीं करते थे, अब तो अलग अटैच्ड वॉशरूम वॉशरूम ना हो तो रिश्तों में खटास आ जाती है। बहुत अच्छी बात कही आपने ये। अच्छा अर्चना, ये बताइए, हम्म, हम्म। टूटा हुआ खिलौना मिला था आपको? अरे याद दिला दी तुमने वो बातें। बताइए पिताजी जैसे बताइए। जब बाहर जाते थे ना तो हम्म। कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आते थे बच्चों के लिए। हम्म। और हमारा हम्म। संयुक्त परिवार था तो ऐसा नहीं था। उस समय जो दृष्टिकोण था बहुत ही दिल भी बहुत बड़ा था, व्यापक दृष्टि थी पूरी ये कि जा रहे हैं तो हम्म। सबके लिए लेके आना है। हम्म। संकुचित दिमाग वो तो उनका वैसे भी नहीं था कभी भी। हम्म। तो लेके आते थे खिलौने वगैरह। तो एक बार ऐसा हुआ कि ऐसे कई बार हो जाता था कि जो चीज़
खराब हो गई रास्ते में या टूट गई किसी वजह से, तो वो फिर वो हमारे लिए रख लेते थे, और अगर जो बिल्कुल ठीक होती थी वो अपने भाई के बच्चों को दे देते थे, या और भी जिनके लिए लेके आते थे उनको दे देते थे। तो मुझे कभी-कभी तो बहुत ही दुःख होता था। उस समय छोटे बच्चे के उसमें आप सोचिए कि आपको टूटी हुई चीज़ मिल रही है, और एक मुझे ध्यान है कि वो रूस गए थे, तो वहाँ से एक गुड़िया लेके आए थे, जो गुड़िया होती थी जिसमें गुड़िया के अंदर गुड़िया, गुड़िया के अंदर गुड़िया, लकड़ी की गुड़िया थी, उसका छोटा-सा हिस्सा टूट गया था। फिर जब हम उसको सजा के रखते थे, तो वो कोशिश करते थे कि उसका जो टूटा हुआ हिस्सा है वो पीछे रहे, किसी को दिखाई ना दे। लेकिन वो जो टूटा हुआ हिस्सा था उस गुड़िया का, वो पता नहीं कितने बरसों तक वो मेरे दिल पे रहा, जुड़ा रहा। और मैं सच बता रही हूँ, मुझे अभी हंसी भी आती है सोच के कि वो गुड़िया मुझे पता नहीं कितने वर्षों बाद, हो सकता है 30-40 साल बाद, मैं बहुत बड़ी हो गई थी, मेरे बच्चे हो गए थे, वो मुझे कहीं दिखाई दी, रशियन डॉल, रशियन दुकान थी, मैंने वो गुड़िया वहां से ली, अरे वाह। बस। वो गुड़िया मैंने खरीदी तो जैसे मेरे मन को एक तसल्ली सी मिल गई उसमें, और खुद मुझे अपने ऊपर हंसी भी आ रही थी वैसे तो। हम्म, मन किया कि हाँ मैं ये गुड़िया और अपने घर बहुत में रखूं, खूबसूरत। वो अभी भी है मेरे पास। क्या बात है, क्या बात है, ये बड़ी तो वो महीन उनको बात रहता है। था जब भी। हाँ, हम्म, हम्म, बिल्कुल बड़ी महीन बात है, लेकिन समझने वाले के लिए बहुत बड़ी चीज है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने जब तक उस गुड़िया को खरीद नहीं लिया, एक्सेप्ट तो कर लिया, तब तक आपको चैन नहीं आया। ये बड़ी अंतरंग बात है ये। अच्छा, ये बताएं अर्चना कि हाँ, अंतरंग है वो, पता नहीं मेरे साथ टिक गई जैसे अंदर। हम्म, हम्म, ये बताएं कि जिस तरह से आपकी माताजी ने ये सब कुछ परिवार के लिए किया, और वो एक सबला बन के उनके पीछे खड़ी रहती थी, जो कुछ भी वो करना चाहते थे वो उन्मुक्त बिल्कुल। भाव से कर पाए, तो आपके पिताजी ने कभी हम्म, उनको उस बात को रजिस्टर किया, कभी उनका धन्यवाद किया? वो कभी उस बात को बिल्कुल उन्होंने स्वीकारा, और वो बात ये कहते भी थे कि जब कभी भी थोड़ा कमजोर पड़े या उनको थोड़ा सा ये लगा कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, संघर्ष ज्यादा हुआ, तो माँ ने हमेशा उनको सपोर्ट दिया, उनके साथ खड़ी रही। अ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मेरी माँ की मृत्यु काफी जल्दी हो गई थी, वो 58-59 साल की ही थी, उनको कैंसर हो गया था, और फिर 2 साल बीमार रही, मतलब बीच में थोड़ा ठीक हो गई थी, लेकिन वो फिर से फैल गया कैंसर, वो चली गई। तो पिताजी ने बहुत ओह। उसको महसूस किया, भले ही वो लेकिन हमें दिखाते नहीं थे, लेकिन अंतर तक उनको वो बहुत ज्यादा सालता रहा। और कभी-कभी मुझे सोच के भी लगता कि पिताजी ने उनके बिना बहुत सौभाग्य से, ईश्वर की कृपा से पिताजी ने लंबा जीवन पाया, लेकिन वो हमारी माँ के बिना बहुत सालों तक रहे। और मुझे लगता है कि अगर वो लेखक नहीं होते तो बहुत मुश्किल होती उनके लिए जिंदगी। बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही भावुक प्रकृति थी पिताजी की। तो उस लेखन ने वो उनको संबल दिया, जिससे जो भी कुछ उनकी भावनाएं थी बाहर आई। आप लेकिन जो पूछ रहे हैं उसके लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी माँ की मृत्यु के बाद। उस किताब का नाम भी बहुत ही प्यारा है, हम्म, शुचि स्मिता। वाकई देखिए तो माँ की जो मुस्कान थी बहुत ही निश्चल थी, तो वाकई शुचि वो इससे ज्यादा खूबसूरत और क्या बोलना चाहिए कि बिल्कुल ही उचित नाम और कुछ नहीं हो सकता, शुचि स्मिता जो उन्होंने लिखा। और उसके लिए मैं आपको बताऊं कि ये कहा कि अच्छा अगर अच्छा, इससे पहले कि आप बताएं, ऐसी मुझे उस पुस्तक पुस्तक का नाम, अगर मैं दो चीजें जानना चाहता हूं। एक तो उस पुस्तक का नाम बताएं हम्म, पहले, और फिर अपनी माताजी का नाम बताएं। हम्म, पुस्तक का नाम है शुचि स्मिता, और हाँ, मेरी माता जी का नाम श्रीमती सुशीला।
सुशीला प्रभाकर। वाह वो उसी तरह से वाह सुशील थी वाह। बिल्कुल। उनके पिताजी ने ना हम्म उनका स्वभाव देखकर ही नाम रखा था। वो बचपन से ही बहुत ही सुशील थी। पहले ही उनमें थोड़ी-सी हाँ, विनोद करने की भी वो था उनके अंदर, सेंस ऑफ ह्यूमर जो कहते हैं ऐसे। लेकिन बहुत ही हम्म, सुशील थी वो, और बहुत ही जो उनके गुण थे देख के उनके पिताजी ने उनको नाम दिया था। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि वो उस किताब को पढ़ के एक महिला ने ये कहा कि अगर ऐसी पुस्तक मेरे लिए कोई लिखे तो मैं आज मरने के लिए तैयार हूँ। ये वाह। मैं अब भी अगर उस पुस्तक को देखती हूँ ना तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब मैं आपको ये भी बताऊँ, उसमें उसमें बहुत सारे साहित्यकारों के, ऐसा नहीं है सिर्फ हम्म हमारे परिवारजनों के हैं उसमें लेख हैं। हम्म बहुत से साहित्यकारों के हैं, बहुत लोग जो हमारे घर में आते जाते थे अक्सर उनके हैं। बहुत सारे लोग पिताजी से जुड़ गए थे भावनात्मक रूप से, उनके हम्म हैं। उसमें काफ़ी महिलाएँ भी हैं उसके अंदर। हम्म बहुत लोगों के उसमें लेख हैं। उनमें हम्म, सभी में जो गुण हैं, बस उनकी ये कि उनकी जुड़ जाने की, उनकी सरल हृदय होने की, हाँ। और जो आत्मीयता का भाव उनके अंदर था, सबने हम्म। उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। आपको क्या बताऊँ, बात है, उसमें क्या बात है। जैन जी ने लिखा है, जैन जी ने एक जगह लिखा है कि ऐसा नहीं कि उनमें कोई विलक्षण प्रतिभा थी, और मैं ये समझता हम्म हूँ कि विलक्षण प्रतिभा होना एक बहुत बड़ी बात नहीं है। वो आपको हम्म विशिष्ट बना देता है, वो आपको अलग कर देता है। लेकिन हम्म जो आत्मीयत है, जो दूसरे से जुड़ने का हम्म भाव है, मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा बड़ा गुण है, जो कि सुशीला जी में था। वो हम्म उन्होंने लिखा है, और लगभग सभी ने ये बात अपने लेखों में लिखी है कि मतलब हमारे घर में आने जाने की जो उनको एक वो लगता था कि संकोच नहीं होता था, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मेरी माँ का स्वभाव इतना अच्छा था, इतनी अच्छी तरह वो स्वागत करती थी, और जब भी सबके खाने पीने का भी ध्यान रखती थी। तो इसी वजह से निसंकोच इतने लोग हमारे घर में आते जाते थे। जब तक गृहिणी नहीं सहयोग दे तो नहीं कुछ भी हो सकता है। मैं आपको हम्म, एक किस्सा और सुनाऊं कि अच्छा। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे भी आते थे जिनकी ज़रूरतें होती थी। तो हम्म जबकि पिताजी के पास कोई आर्थिक रूप से कोई बहुत संपन्नता या कुछ भी नहीं था, मसीहजीवी थे आप देखें तो, हम्म, बल्कि जी। बहुत नहीं हम्म था, तब भी अगर उनसे कोई था तो वो कभी मना नहीं करते थे, बहुत लोगों की सहायता करते थे, या उनके मन से कभी भी कुछ उनके मन में आता था तो वो दे देते थे। बिल्कुल भी संकोच नहीं हम्म करते थे कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा। कुछ घर में कुछ लोगों ने टोका भी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा है कि जो मांगने वाला है वो मांगते समय कितनी बार मरता है, मांगना आसान नहीं है। वो भी तो कितनी बार मरता है जब वो मांगता है। तो वो अगर हम्म, मांग रहा है तो फिर मैं क्यों नहीं दे दूं, ऐसा वाह। उनका विचार था। और एक बार एक एक मुझे अच्छी तरह से घटना ध्यान है कि एक रात को हमारे घर में काफ़ी देर हो गई थी, 9:30 के करीब वो आए होंगे सज्जन, ये थोड़े जल्दी आए होंगे, लेकिन बात करते-करते अ, अपनी ज़रूरतें बताने लगे, और फिर उसके बाद वो भावुक भी हो गए, रोने लगे, और कहने लगे कि मैं बहुत भूखा हूँ। हम्म मतलब ये इतना ये मेरे हृदय पे, मेरे मस्तिष्क पे बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल जिसकी छवि है। तो उन्होंने जिस हम्म जिस तरह से कहा ना, मैं बहुत भूखा हूँ। तो मैं हम्म उस समय पिताजी माँ को कुछ कहते, उससे पहले ही वो उठ के हम्म चली गईं, और मुझे नहीं पता कि हम्म, इतनी रात में उन्होंने कैसे खाने का प्रबंध किया होगा, क्या किया होगा। उन्होंने लाके उन सज्जन को भोजन कराया। तो ये सब देख के ये हमारे सामने जीते जागते उदाहरण थे। ऐसा नहीं है कि कोई हमें ज्ञान देने की आवश्यकता थी इन सब चीज़ों के लिए, कुछ बताने की ज़रूरत थी। जब आप जीवंत ये चीज़ें देखते हो, आप अपने आप सीखते हो, समझते हो इन सब चीज़ों से। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सिखाने की ज़रूरत पड़े। ये जीते जागते उदाहरण हैं सामने। लता गर्ग लिखती हैं, मामी जी आपकी बचपन की बहुत सुंदर यादें सुनकर बहुत आनंद आ रहा है। क्या बात है। मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूं, ये वो बातें हैं
पूजनीय स्वर्गीय विष्णु प्रभाकर जी पर लोगों ने रिसर्च की है, लेकिन आज अर्चना प्रभाकर के मुंह से, अर्चना के मुंह से जो आप बातें सुन रहे हैं, ये हर कोई नहीं जानता। और इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य ये था है कि अर्चना आपके सामने आए, अपनी बात करें, और जो इनके नाम के आगे प्रभाकर लगा हुआ है, अपने पिता के विषय में बोलें, बताएं, हम सब जाने। क्योंकि दोस्तों, इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यह है ऐसी चीजों को प्रस्तुत करना, ऐसी चीजों का डॉक्यूमेंटेशन करना, ऐसी चीजों का आर्काइव बनाना जो हमारी आज की वो जनरेशन जो पढ़ती नहीं है, और आने वाली जनरेशन इसको पढ़े, जाने, समझे और शायद रिसर्च करे। हो सकता है कल को कोई अर्चना प्रभाकर को संपर्क करे कि मुझे इस कार्यक्रम पर, मुझे विष्णु जी पर, विष्णु प्रभाकर जी पर रिसर्च करनी है, और वो अर्चना के पास पहुंच जाए। गीता विवेक लिखती हैं, बहुत बड़ी बात है मैम, हम भी वो पुस्तक पढ़ना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम अपने अनुभव को साझा करने के लिए। क्या आप कुछ कह रही थी अर्चना? सविता शर्मा मैं नगर। किताबों हाँ, के इसमें कह रही थी कि स्वागत है जो भी करना चाहें, बोलिए। जो भी रिसर्च करना चाहते हैं। बहुत से लोगों ने किया है और अभी भी जो भी हम्म, करना चाहें, तो सामग्री है काफी। मेरे भाई जो उनके साथ रहे अंतिम समय तक, उनके पास बहुत सामग्री भी है अभी हम्म, भी, और बिल्कुल सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार। हम्म, किताबों से पढ़ने से मुझे एक बात और ध्यान आई कि अब रेडियो जी। की, जैसे मैं ये बताना चाह रही हूँ, ये ड्रामा नहीं था, नाटक में हिस्सा लेने नहीं गई थी। उस समय एक रेडियो में विद्यार्थियों के लिए भी प्रोग्राम हुआ करते थे, जिसमें एक था कि एक प्रश्नोत्तरी क्विज कंपटीशन था, जिसमें स्कूल हिस्सा लेते थे। तो हमारे स्कूल हम्म, से भी हम लोग गए, हम 3-4 लोग हम्म, गए थे। तो वहां पर एक प्रश्न आया कि ये पुस्तक हम्म, लहरों के राजहंस, इसके लेखक कौन है? मैं सच बताऊं, उस समय मेरे दिमाग में, मैं छोटी थी उस समय, शायद 10वीं क्लास में होंगी या 10वीं में, तो जो हमारे घर में किताबें लगी हुई थी ना चारों तरफ, जो मैं कह रही थी कि जब पैदा हुए हैं, होश संभालते हैं, आंख खोलते हैं, हमने किताबें किताबें देखी हैं। तो वो किताबें, ऐसा नहीं है कि वो सारी किताबें मैं पढ़ चुकी, बहुत सारी मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और बहुत ही हम्म, पढ़ती थी मैं। भले ये हम्म, पुस्तक मैंने नहीं पढ़ी थी, लेकिन वो क्योंकि किताबें हमें दिखती रहती थी लगातार अपने चारों तरफ, तो मुझे हम्म, वो किताब ध्यान रही, और उसके पीछे जो वो एक कवर होता है और उस पे लेखक का नाम भी होता है, पुस्तक का नाम भी होता है, वो ध्यान है। तो तुरंत मैंने उसका सही जवाब दे दिया। तो वो क्या? उस समय जो मुझे इतनी खुशी हुई इस बात की कि मैं सही जवाब दे पाई इसका। तो यही है, पुस्तकें जो हैं, अगर आपके पास हैं तो पुस्तकें ज़रूर बहुत ही एक बड़ी खजाना है, और पढ़ना चाहिए सबको, और अपने पास पुस्तकें रखनी भी चाहिए। आजकल तो थोड़ा-सा ये शौक कम हो गया है और डिजिटल बुक्स ज़्यादा हैं। आपने उस पुस्तक के कुछ कह रहे राइटर का नाम नीरज? नहीं बताया। आपने उस पुस्तक के राइटर का नाम नहीं अच्छा। बताया। मोहन राकेश जी। हाँ, मुझे लहरों के बताना चाहिए राजहंस, था। लहरों के राजहंस। हुँ। ये लिखती हैं हमारे, ये जो नीलम आहूजा जी हैं, लिख रही हैं, अर्चना, यू हैव मच रिच फैमिली हिस्ट्री, यू हैव कैरिड इट फॉरवर्ड विद ग्रेट प्राइड, सो प्राउड ऑफ यू। प्रदीप अग्रवाल जी लिखते हैं, हमारे मौसा जी तो एकदम स्वभाव से ही निश्चल थे, पर मौसी जी के सहयोग से ही वो साहित्य को इतना सब दे पाए। बिल्कुल ठीक बात है। सुचित्रा जी लिखती हैं, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड। यस सुचित्रा जी, मुझे आदरणीय शरद जी ने पुस्तकें पढ़ना सिखाया है। और गीता विवेक जी लिखी, मोहन राकेश, यस। अच्छा, सर्वाधिक रूप से जो बहुचर्चित उपन्यास रहा हमारे आपके पिताजी का, वो था आवारा मसीहा। तो आपने बताया कि वो जगह जगह ट्रैवल करते थे, किसी ने कुछ बातें बताई, अच्छी मतलब उतनी ऑथेंटिक बातें नहीं बताई जितना वो जानना चाह रहे थे। तो इससे रिलेटेड कोई और किस्सा, कुछ ऐसा मेमोयर हो आपको कि वो इतना जबरदस्त उपन्यास लिख पाए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की बायोग्राफी पर? हाँ, बस यही था कि जब वो जाते थे तो कुछ बड़ी अटपटी सी बातें और बड़ी ही नेगेटिव बातें उन्हें सुनने को मिलती थी। तो हम्म, उनको लगता था कि वाक़ई सिर्फ़ यही है।
बल्कि एक व्यक्ति ने तो उनको ये कहा कि 2-4 गुंडों के बारे में पढ़ लो और फिर उनको मिला-जुला के कहानी बना दो। हम्म, बहुत ही उनको बुरा भी लगा सुन के ये कि इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो हम्म, इसलिए उनकी उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ती गई। वो इतना उन्होंने हम्म, सोचा नहीं था, एक छोटी-सी जीवनी लिखनी थी, लेकिन उनका स्वयं ही इतना ज़्यादा उसमें ये जानने की उत्सुकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि हाँ, इस व्यक्ति को मैं जानूँ, अच्छी तरह से समझूँ कि क्या है ये व्यक्ति और जो जिसने इतना विपुल साहित्य रचा है, जिसने इतने अच्छे उपन्यास जो कि इतने प्रशंसक हैं उन उपन्यासों के, कितनी फ़िल्म्स उन पे बन चुकी हैं और उनके दूसरी भाषाओं में अनुवाद भी हो चुके हैं। हमने हिंदी में ही पढ़े हैं हमने तो वो सब उपन्यास। तो वो उनकी और उत्सुकता बढ़ती चली गई और उन्होंने इसीलिए सोचा कि छानबीन करूँ। तो खाली वही काम करना आसान नहीं था, तो उनको 14 साल लग गए ये सब कुछ करने में। और जब पुस्तक आई तो बहुत ही ज़्यादा शोर था कि इसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार इस वर्ष मिलेगा, लेकिन नहीं मिल पाया। तो बहुत सारे लेखकों की ये प्रतिक्रिया हुई। पिताजी जो है ना, जो भी वाद था साहित्य में, ऐसे साहित्य में भी साहित्यकारों के खेल में भी बने हुए थे। पिताजी उन सब से हम्म, बहुत दूर रहते थे। हम्म, भले ही उन्होंने कई संस्थाओं में काम किया, कई संस्थाएं शुरू भी की, लेकिन वो कभी भी किसी वाद से नहीं चिपके। उनके लिए मानवता ही सबसे बड़ी चीज थी। तो देख उस उस समय बहुत से लेखकों की ये प्रतिक्रिया हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी हम्म, अच्छी पुस्तक है और इसको पुरस्कार नहीं मिल रहा। तो उन्होंने एक पुरस्कार बनाया अपने आप, पाब्लो नेरुदा पुरस्कार, और वो उन्होंने बहुत अच्छा बड़ा फंक्शन किया उसके लिए और पिताजी को वो सम्मान दिया। हाँ। क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए, एक हमारे ये पंकज पंकज मिथिल, अ हम्म। वर्दी डॉटर ऑफ एन इलस्ट्रियस फादर। बहुत बड़ी बात कही आपने साहब पंकज जी, थैंक यू वेरी मच। और ये लिख रहे हैं मनोज शर्मा, आई प्लेड कालिदास ट्वाइस इन आषाढ़ का एक दिन। वाह 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 वाह, यस यस आई नो पंकज। पंकज, ये सॉरी आई एम मनोज सो, जी। मनोज 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 अ वेरी फाइन एक्टर, वेरी फाइन एक्टर। मैं इनका फैन हूँ, इनकी एक्टिंग का। मनोज, आपको भी तकलीफ दूंगा एक दिन में इस प्रोग्राम के लिए। ये बताइए कि आपने अर्चना एक मनोज बहुत भी अच्छी एक बात टेलीफिल्म कही नहीं। है। क्या क्या हुआ? मनोज मनोज के साथ भी मैंने एक टेलीफिल्म की थी। अच्छा। बहुत अच्छा अनुभव था मेरा भी। नहीं, इज अ वेरी नाइस पर्सन। और नोरीन जो वाइफ है वेरी उनकी, नाइस पर्सन। क्या बात है। सच ए यस, वेल बोथ ऑफ रेड, देम। यस, वेल रेड बिल्कुल। डुओ, वेल रेड हस्बैंड एंड वाइफ। थैंक्स, नीरज जी लिख रहे हैं। अच्छा, आपने अर्चना एक बहुत अच्छी बात कही थी। आपके आपकी जो मदर की मृत्यु हुई, उनका स्वर्गवास हुआ, उसके 27 साल के बाद, 27 साल तक इस दुनिया में 27 से ज्यादा। आपके पिता, 27 से ज्यादा साल रहे वो। मेरे ख्याल 97 ईयर्स के थे जब उन्होंने, हाँ। जब इस दुनिया से गए जब वो। तो 27 साल से ज्यादा रहे। तो जिस पत्नी के विषय में उन्होंने ये किताब लिखी, जो उनका संबल थी, जो उनके पीछे खड़ी रहती थी, उसकी कमी को महसूस करना, आदमी घुलने लगता है अंदर ही अंदर। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि वो राइटर थे, उन्होंने अपने आप को, वो एक्सप्रेस करना जानते थे, तो उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया। इस विषय में क्या कहेंगे? आपने बहुत अच्छी बात कही है। हाँ, उस दुख को उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं लगता होगा। मैं समझती हूँ जरूर कि कभी ना कभी तो बैठ के उसका दुख उनको लगता होगा, लेकिन फिर भी अपने भावों की अभिव्यक्ति उन्होंने कई, बल्कि उनका साहित्य में भी नारी प्रधान काफी रहा। उन्होंने भी महिलाओं के लिए बहुत सारे महिला प्रधान उपन्यास और कहानियां उनकी रही हैं। और ये चीजें हमें भी धीरे 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 ज्यादा, मतलब बहुत जैसे जैसे हम बड़े होते गए उनको ज्यादा अच्छी तरह से समझते गए, उनकी भावनाओं को, क्या है उनके व्यक्तित्व को। क्योंकि बचपन में तो हम ज्यादा उनको बस एक पिता की तरह से देखते थे और हमारी जो अपेक्षाएं सब होती थी वो उसी रूप में होती थी कि हमारे पिता हैं क्या। हम्म, उनसे क्या हमारी आशाएं हैं। लेकिन एक व्यक्ति के रूप में धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते गए, बल्कि अभी भी बहुत सारी चीजें मैं अभी उनकी, तो मेरे सामने बहुत सारी अभी भी खुलती हैं बातें उनके बारे में।
और मुझे वाक़ई लगता है कि कितना संघर्षपूर्ण उनका जीवन रहा। ऐसे नहीं हम सोचे कि जहाँ वो थे बस इतनी आसानी से पहुँच गए वो। बहुत संघर्ष इन चीज़ों के लिए करने पड़े हैं और वही एक किसी खेमे से नहीं जुड़ने के कारण भी बहुत सारे उनको कभी-कभी मैं कहूँ कि अपमान भी झेलना पड़ा। उपेक्षाएँ, अपमान चाहे इतना नहीं मैं कह सकती, लेकिन उपेक्षाएँ उपेक्षा। उनको सहनी उनको पड़ी हैं। और बस यही है, लेकिन वो बस चलना उनको ये था कि चलते रहें और जीवन में जो भी अनुभव है वो बस चलना है। प्र- वो प्रदीप उनका अग्रवाल जी लिख रहे हैं, आवारा मसीहा को संपूर्ण करने के लिए वो बीकानेर में आकर रहे, क्योंकि दिल्ली में वो पूरा समय नहीं दे पा रहे थे। हमें इंस्ट्रक्शंस थी कि किसी को नहीं बताना मेरी विजिट के लिए। जब साहित्यकारों को पता लगा कि विष्णु जी बीकानेर में हैं, हम लोगों को तो जवाब देना मुश्किल हो गया। इतने प्रशंसक थे उनके। यस, सही बात है। सुचित्रा जी, हाँ, देखिए, लिखने के लिए बाहर चले गए, वो घर छोड़ के वहां जाके रहे और लिखा। गए थे ना? ना गए थे क्योंकि ये था कि बहुत लोग घर पे मैंने जैसे बताया बहुत लोग मिलने के लिए आते थे और अपनी किताबों पे उनके लिखवाने के लिए कभी भूमिका लिखवाने के लिए किताबें अपनी भेजते थे या उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए किताबें बहुत देते थे तो वो भी सब ताजी जितना पढ़ पाते थे उतना पढ़ते थे पूरी कोशिश करते थे और वो नवोदित जो साहित्यकार थे लिखने वाले थे उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे उनको लगता था कि भाई जब तक आगे और लोग नहीं आएंगे तो आगे लोगों को आना चाहिए तो वो सब करते थे तो इसलिए घर में कई बार उनको लगता था कि मैं थोड़ी दूर जाऊं तो बीकानेर ये प्रदीप मेरी मौसी जी के बेटे हैं और वो हाँ। वहां पर जाके रहे काफी समय जब वो उसका वो अंतिम रूप दे रहे थे उसका पुस्तक का कि वो चाह रहे थे कि मैं पूरी एकाग्रता से एक काम करूं और मुझे ज्यादा डिस्टर्ब ना करें लेकिन बीकानेर में भी कई साहित्यकार थे आसपास भी थे तो वो जैसे ही उनको थोड़ी सी भी भनक पड़ी वो भी सब मिलने के लिए आना चाह रहे अच्छा। लेकिन मैं फिर भी एक बात मेरी रह गई थी मैं बताना चाह रही थी एकाग्रता की लेकिन पिताजी में एकाग्रता जो एक कमाल की थी मैं आपको जैसे बता रही थी कि वो एक कमरा ही था जो उनका संसार और वहीं पर ही सब बिल्कुल जैसे आप भी हमारे घर गए थे तो सीढ़ियां बिल्कुल उस कमरे में ही खुलती थी तो आने जाने वाले लोग भी थे और हम घर में 21 बच्चे थे ठीक है धीरे धीरे कम होते गए लड़कियां ज्यादा थी बड़ी तो लड़कियों की शादी हो गई वो चले गए लेकिन जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं हम लोग शोर भी मचाते रहते थे तो वो फिर भी वो अपने लेखन में लगातार रहे थे कब ठीक है बहुत ज्यादा हद से ज्यादा कभी कुछ हो जाए तो वो कहते भी थे कि शोर मत मचाओ लेकिन फिर भी कमाल की एकाग्रता थी उनके अंदर अपने अच्छा, काम ये को बताइए अर्चना कि आपने कहा बच्चे शोर मचा, आप भी शोर मचाती थी? आ, नहीं मैं ज्यादा शोर मचाने वाली नहीं थी बहुत ज्यादा चंचल नहीं थी चंचल नहीं थी, हाँ, क्योंकि मैंने आपको कभी चंचल इस तरह देखा नहीं, हमेशा गंभीर देखा है। अच्छा, आप ये मुझे ये बताइए कि अधिकांश लोग उनको आवारा मसीहा के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ उन्होंने रेडियो के लिए बहुत प्लेज लिखे, उपन्यास, बहुत कहानियां, सब। दो चार उनके उपन्यासों के, कहानियों के नाम आपको याद हों तो बताइएगा जरूर। उपन्यास तट के बंधन है निशिकांत है ये शुरू के हैं बाद हम्म। में बाद का है कोई तो जिसकी काफी चर्चा रही और फिर उसी का एक तरह से विस्तार उन्होंने अर्धनारीश्वर लिखा जो कि हम्म। बहुत ही वो भी प्रसिद्ध हुआ और जिसपे उनको हम्म। साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला तो क्या वो बात है, क्या बात बहुत है, क्या बात महत्वपूर्ण है उसमें भी महिला विमर्श हमेशा उनके लिए बड़ी चीज थी तो ये उसी को लेकर है और मुझे बड़ी खुशी भी है कि उसमें इन्होंने कुछ चरित्र ऐसे डाले कि जिन्होंने सोशल वर्क में पढ़ाई की हुई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के है। पिताजी ने वो स्ट्रीम डाली जो जिसमें मैंने पढ़ाई की है पिताजी ने अपने बहुत उपन्यास में अच्छा, उसकी बहुत अच्छा। चर्चा की क्या बात है। अच्छा, एक बात और और बताइए, नाटक किसी भी ने। बहुत अच्छे अब बल्कि अभी पिछले आजकल पुराने नाटक आ रहे हैं विनोद जी जो हैं हम्म। पुराने हम्म। नाटक सुना रहे हैं तो उसमें पुराने नाटक पिताजी के सुनाते बहुत हैं। सारे नाटक आए हाँ, बहुत लिखे उन्होंने बिल्कुल। रेडियो के लिए नाटक और फीचर बहुत जी, जी, जी। शरद जी से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, उसके बहुत बारे में अच्छी कुछ बताएं। बहुत प्रेम था आपस में दोनों का हाँ, बहुत प्रेम था उनका। व्हाट इज द मोस्ट इमोशनल मोमेंट यू हैड टिल डेट? इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अजीत भाई पूछते हैं,
अच्छा, हाँ। राज मंगलिक मांगलिक लिखते हैं, बहुत सारी बचपन की स्मृतियां आज फिर सहयात्री बन गई। अर्चना, याद करो हम सब गर्मियों की छुट्टियों में इकट्ठे होते थे और अक्सर फूफा जी के लिखे नाटकों के पात्र बनकर खेला करते थे। वाह, उनके कुछ लिखे नाटकों की भी बात करेंगे। बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। मेरे भाई हैं मामा जी के बेटे। तो राज मांगलिक, मैं अब बता रही हूँ मामा जी के बेटे, लेकिन उस समय ऐसा माहौल था, हम भाई भाई ही कहते थे। हम कभी भी ये नहीं कहते थे ये हमारी मौसी के या मामा के या चाचा के हाँ, बेटे हैं। हाँ, हम यही हाँ। कहते थे ये हमारे भाई हैं और ये हमारी बहनें हैं, जो इसी तरह हम बात करते थे और छुट्टियों में पुरानी काफी दिल्ली का इकट्ठे यही होते थे। कल्चर है, इसी में हम पैदा हुए, बड़े हुए, पले हुए, पले। हाँ, ये हाँ, लिखती हैं, नोरीन लिखते ही हैं, नारी विमर्श तो आदिकाल से चला आ रहा है, राम सीता के समय से ही। बिल्कुल। अच्छा, मुझसे अजीत भाई ने एक सवाल पूछा था कि पिताजी की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए आपने भी तो कुछ किया होगा। अ, मेरा मेरा आकाश इतना ज़्यादा विस्तृत नहीं है। लेकिन हाँ, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास किए हैं। जैसे मैं एनसीईआरटी से जुड़ी। एक तो डांस ड्रामा में उसका ज़िक्र करना थोड़ा भूल गई कि जो बात वो बीच में अधूरी रह गई। मैं इंटेलेक्चुअली चैलेंज के साथ जो काम करती थी, तो वहाँ भी मैंने डांस और ड्रामा का काफ़ी इस्तेमाल बच्चों को सिखाया कि उनकी शिक्षा में किस तरह से डांस और ड्रामा आ सकता है। तो मैंने उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लिखी भी बच्चों को कराने के लिए अपनी तरफ से, और बहुत कुछ उनको सिखाया। ड्रामा, थिएटर किस तरह से पढ़ाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर एक नेशनल वर्कशॉप में मैंने एक पेपर भी प्रेज़ेंट किया था, थेरेपेटिक यूज़ ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इन एजुकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड। इसके अलावा एक अजीत जी उसके साक्षी हैं। एनसीईआरटी से मैं जुड़ी और सबसे पहले अजीत जी से ही मेरी मुलाकात हुई थी और उनके साथ मैंने बहुत नाटक किए। और उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी, सरोजनी प्रीतम जी ने उसको लिखा था, वो भी मैंने उनके साथ की थी। उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया है। लेकिन और एनसीईआरटी से जुड़ना भी मेरे लिए काफ़ी सौभाग्यशाली इस मामले में रहा कि मैंने लेखन उस समय काफ़ी किया। उनको ज़रूरत थी लिखने के लिए। तो मैंने बहुत सारी स्क्रिप्ट्स लिखी उनके लिए वहाँ पर। तो जैसे कुछ तो उन्होंने जो चरित्र थे, जो भी वहाँ तो जो पाठ्यक्रम होता था उसके अनुसार लिखना पड़ता था। तो उन्होंने मुझे जो चरित्र दिए थे लिखने के लिए, रानी लक्ष्मीबाई, एकलव्य और भी बहुत सारे ऐसे मैंने लिखे थे। फिर वोकेशनल गाइडेंस के लिए, उसके लिए भी मैंने बहुत सारे वहाँ पर स्क्रिप्ट्स लिखी। अब फिर बात आई इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड की। उन्होंने सोचा कि जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं उनको भी इस माध्यम से सिखाया पढ़ाया जाए। तो तब उनके लिए भी विशेष तरह से प्रोग्राम बनाए गए। मैंने बहुत सारी स्क्रिप्ट्स लिखी हैं वहाँ पर उनके लिए और पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि जो ये फील्ड है मेंटली चैलेंज्ड का, इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड का, उसमें माता पिता के ऊपर ज़्यादा भार रहता है। बाकी जो हैं, जो देख नहीं सकते हैं या सुन नहीं सकते हैं, वो फिर भी काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर हो जाते हैं। लेकिन जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड है, उनके लिए आत्मनिर्भर होना काफ़ी कठिन कार्य है और कुछ ही हैं जो हो पाते हैं। तो माता-पिता के लिए एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है। और मैं क्योंकि काउंसलर थी, तो मैं उनकी तकलीफ़ को, उनके दर्द को अच्छी तरह से समझती थी। और दूसरा ये भी था कि जानकारी नहीं होती थी। जब तक वो बच्चा नहीं उन्होंने देखा, उनको इस बारे में, आम तौर पे इस बारे में लोगों को पता ही नहीं होता कि इंटेलेक्चुअली चैलेंज भी हो सकते हैं। क्योंकि दूसरी जो दिव्यांगताएँ हैं, उनके बारे में तो आसानी से पता चल जाता है, देख नहीं सकते या शरीर में कुछ तकलीफ़ है, चलने-फिरने में। लेकिन इसको समझना ये काफ़ी देर बाद समझ में आती थी। कई बार तो बहुत जल्दी दिख जाता था, लेकिन माँ को लगता था कि बच्चा ठीक है, अभी चल नहीं रहा तो चलने लग जाएगा। तो उनके लिए एजुकेशनल प्रोग्राम जो है, वो भी मैंने लिखे और ताकि माता-पिता में जागरूकता पैदा हो। और उसके लिए मैंने टॉक्स भी दी। महिला प्रोग्राम में जो महिलाओं के लिए कार्यक्रम होता था रेडियो में, उसमें भी कौशल्या माथुर जी के साथ मैंने नाटक किए। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप एजुकेशनल प्रोग्राम भी, टॉक भी मैंने वहाँ पर लिखी। और हमारे इंस्टीट्यूट ने एक सीरीज़ बनाई थी एजुकेशन के लिए, उसको भी मैंने पूरा प्रेज़ेंट किया था। स्क्रिप्ट ख़ैर उसकी मैंने नहीं लिखी थी, वो हमारे इंस्टीट्यूट ने ही लिखी थी। तो लेकिन क्योंकि मैं उसी क्षेत्र में काम करती थी, वो मेरा ऐसा था, तो उनको लगा कि भी ये बड़ी जल्दी, वैसे भी मैं बड़ी जल्दी याद कर लेती थी स्क्रिप्ट्स। वहाँ जो एनसीईआरटी में जो प्रोग्राम्स होते थे ऑडियो विजुअल जिसमें, तो वो बड़े खुश होते थे कि थोड़ी सी देर में मैं याद करके स्क्रिप्ट जो है
बोल देती थी। तो वो उन्होंने कहा इनको आसानी होगी, और वैसे भी उनको पसंद था मेरा काम, तो वो पूरी सीरीज जो है मैंने की है। सुनाई नहीं दे रहा। प्रदीप जी की बात बता के मैं एक और पॉइंट पे आऊंगा। प्रदीप जी लिखते हैं, मेरे साथ छोटे से फ्लैट में रहे जयपुर में मौसा जी की संपन्न मित्रों को पता लगा कि उन्हें लेने आ गए कि आप मेरे साथ रहें। अच्छा, मित्रों को पता लग गया होगा तो वो हमारे साथ चलिए आ गए होंगे। ये उनका प्यार था कि बोले कि मैं अपने बेटे के साथ ही रहूंगा। इतने बड़े लेखक पर जरा भी अभिमान नहीं था। ये तो खैर बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं जानता हूं इसको, इस बात को मैं जानता हूं। और अभी हमारे सुचित्रा जी ने लिखा है नूरीन शर्मा के लिए, नूरीन इज ए सेंसिटिव पोएटिस। उन्होंने थैंक्स भी किया उनका। अब पोएट्री पे आ जाऊं मैं। आपने कहा था कि आप एक पोएट्री सुनाएंगी, आपके पिताजी की लिखी हुई पिताजी की ऐसा था कि पोएम। पिताजी ने ना शुरू में लिखना शुरू जब किया था, तो उनकी लिखने की जो आदत थी, मैं ये भी बता देती हूँ साथ में, वो शुरू के अपने जीवन में कुछ थोड़ा परेशान थे। वो आगे पढ़ना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से उन्हें नौकरी करनी पड़ी थी, और एक छोटी नौकरी उनको क्लर्क की डेयरी फार्म में, उस समय हम अंग्रेजों के अधीन थे, तो वो उन्होंने वहाँ पर नौकरी करते थे, तो बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं था। तो धीरे-धीरे उन्होंने भावों को व्यक्त करना शुरू किया, तो कविताएँ लिखी, लेकिन फिर उनको लगा कि नहीं, मेरा नहीं, मैं इसमें नहीं, मैं कहानी लिखूँगा। और फिर एक तरह से उन्होंने अपने आप को, वो कहानीकार ही मानते हैं वो, मूल रूप से अपने आप को, और उन्होंने कहानियाँ लिखी। लेकिन फिर भी कई कविताएँ उन्होंने लिखी हैं, और उन्होंने कुछ ऐसे भी लिखा था कि जब कुछ नहीं आता था तो कुछ करने के लिए कविताएं लिखी, जब सब कुछ करके देख लिया तो कविताएं लिखी। कविताएं क्या पलायन हैं या थके मन के लिए टॉनिक। ये ऐसी उन्होंने एक विचार लिखा। क्या बात। तो उनका कविता संग्रह, क्योंकि उन्होंने बहुत विधाओं में लिखा, नाटक, कहानी, उपन्यास, यात्रा वृतांत, संस्मरण, को बाल साहित्य, को नाटक, कोई चीज जो है छूटी नहीं थी। तो लेकिन कविताओं का संकलन बाद में जो मेरे बड़े भाई हैं अतुल कुमार, उन्होंने ढूंढी। पिताजी के जाने के बाद काफी सारा उनका सामान छाना, तो उसमें से बहुत सारी कविताएं उनको निकल के आई। तो एक अजीत कुमार जी बहुत अच्छे कवि थे, उनके सहयोग से इस पुस्तक को बनाया गया, चलता चला जाऊंगा। ये कविता संग्रह उनका पिताजी के जाने के बाद ही निकला। इसमें से मैं एक कविता सुना देती हूँ। जरूर। मरती है मृत्यु ही बार बार, मृत्यु पथ पर जाते हुए पूछ लिया मैंने स्वयं मृत्यु से, तुम नहीं मरती क्या कभी, चौंकी नहीं हो, हंस आई। तब फिर आह भरकर बोली, भोले प्राणी, ये मैं ही तो हूं जो मरती हूं बार बार, मुक्त करने को तुम्हें मृत्यु लोक के छल प्रपंचों से, कथनी करनी के अंतर से। जो नहीं हो वही दिखने के जघन्य पाप से, जिसे मानते हो विधाता उसी को बंद कर देते हो, मंत्रों में, आयतों में, कांकर पाथर के पूजा घरों में, और ठगने के गुनाह से बच जाते हो, उसी को जो तुम्हारा सबसे अपना है। तुम करते हो घोषणा बार बार, दर्द भरे शब्दों में, शराब, सिगरेट, जुआ, लॉटरी सब घातक है, तन के लिए, मन के लिए और धन के लिए। त्याग दो इन्हें इसी क्षण, और फिर खोलते हो मदिरालय, छपवाते हो सुनहरे इश्तहार, जिनमें पिलाती हैं रमणियां सुगंधित सिगरेटें प्रेमियों को, दे देते हो अनुमति चलाने को नाना रूप लॉटरियां, बनाने को सबको निर्धन निर्भर। अर्थ बदल दिए हैं तुमने, कर दिया है महिमा मंडित
गुंडों, बदमाशों और विश्वासघातियों को, इन सब जघन्य पापों से बचाती हूँ मैं ही तुम्हें बार बार, और मरती रहती हूँ निरंतर स्वयं तुम्हारे विश्वासघातों की शिलाएं धर कर अपनी छाती पर। वाह। मृत्यु ही मरती है बार बार। क्या बात, बहुत खूब, बहुत सुंदर। अच्छा, नौरीन शर्मा, अच्छा पहले ये एक किसी ने अर्चना, आपका व्यक्तित्व तो आकर्षक है ही, एक बात कहूँ, उसके साथ आपकी मुस्कान भी बहुत प्यारी है। धन्यवाद। ये मंजुला सिंह निर्भय ने लिखा है, मैं तो जानता ही हूँ। अच्छा, नौरीन शर्मा एक बात पूछना चाहती हैं आपसे, और ये विविध भारती की हमारी जो उद्घोषक हैं, प्रस्तुत करता है, मंजरी स्नेह वर्मा, ये सखी सहेली प्रोग्राम करती है विविध भारती से, लिखते हैं बहुत सुंदर कविता। और नौरीन शर्मा लिख रही हैं, वाह बहुत खूबसूरत कविता, आपका कविता कहन भी बेहद सुंदर। विजय गुप्त लिख रहे हैं, बहुत गहन भाव। और नौरीन शर्मा का एक सवाल है, बहुत दिलचस्प सवाल है। नौरीन शर्मा पूछती हैं, कुछ लोग रात में लिखते हैं, कुछ लेखक सुबह 3 या 4 बजे, विष्णु जी कब लिखा करते थे अधिकतर? पिताजी ये तो सुबह ऐसे जल्दी उठ जाते थे और बस उनका शुरू हो जाता था लिखना, अब पूरा दिन लिखते थे वो ऐसा कुछ नहीं था, कोई विशेष समय था। सुबह से लिखना शुरू करते थे और बस लिखते थे लगातार, लेकिन साथ में उनका रेडियो भी चलता रहता था। और काफी मैं बताती हूँ कि समाचार बहुत सुनते हैं। सुनने का था, हिंदी के भी, अंग्रेजी के भी, और फिर उर्दू में आते थे वो भी, कभी गाने भी आते थे थोड़े बहुत, लेकिन हम लोगों को थोड़ी सी कई बार खींच भी होती थी। फिर पिताजी शाम को सस्ता साहित्य मंडल जाया करते थे काम के लिए, और फिर बाद के दिनों में वो टी हाउस जाते थे बैठने के लिए। तो हम लोग ये उस मौके का फायदा उठाते थे और तब विविध भारती लगाते थे और गाने सुनते थे। और फिर उनकी लौटने के समय पर सब बिल्कुल वैसा का वैसा कर देते थे, और उनकी घर किताबें वाले वगैरह भी, घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। हाँ, आजा, बताएं और बताएं उनकी बताएं। किताबें वगैरह भी छानते थे सामान वामान, हम भी, हमारी कोशिश रहती थी अच्छा क्या कर रहे हैं देखें, हम्म, तो उसमें भी हम देखते थे, लेकिन बहुत कोशिश हमारी रहती थी कि वैसा वैसा सब कुछ बना के रखें, लेकिन फिर भी पिताजी को पता चल जाता था, फिर वो बोलते किसने छुआ मेरा सामान। फिर हम इधर उधर भागते थे मुंह छुपाते हुए। बहुत पिताजी का अच्छे, बहुत लगातार अच्छे। लिखने का रहता था, और ऐसा कोई विशेष समय नहीं था उनके लिखने के लिए, लेकिन हाँ सुबह जल्दी उठ जाते थे और बहुत देर तक लिखते रहते थे वो, और हम्म, बीच बीच में वहीं पर ही लेट जाते थे, सोचते थे। ये मंजुला सिंह निर्भय पूछती हैं, सभी के पापा समाचार ही क्यों ज्यादा सुनते हैं? मैं भी सुनता हूँ। रितिका तुषार गर्ग कह रहे हैं कि 1 मिनट, ये मेरी बैटरी जाने वाली है, मैं इसको जरा वो कर दूं, चार्ज पे लगा दूं, रुकिएगा। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, मैं ये लगाना भूल गया और मुझे एकदम सिग्नल आया कि बैटरी जाने वाली है, तो मैं एकदम भागा यहाँ से। अच्छा, ये रितिका तुषार गर्ग कह रही हैं, रिगार्ड्स आपके लिए, रिगार्ड्स हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं कि आपकी माता की बड़ी स्मृतियां हैं, आपने सुनाया, पिताजी की बहुत सारी स्मृतियां हैं, माता जी नहीं रही, 27 साल बाद पिताजी भी नहीं रहे, आज दोनों नहीं है, कैसा लगता है? अगर मूर्त रूप से कहें तो नहीं है, लेकिन अमूर्त रूप से हैं, कहाँ गए हैं, यही हैं, हमारे साथ ही हैं, हमारे हमारे अंदर हैं, हम भाई बहनों के अंदर हैं। और पिताजी ने तो अपना विपुल साहित्य छोड़ा है, अपने प्रशंसकों के, जो उनकी
पढ़ने वाले हैं उनके हृदय में है, तो वो तो हमेशा रहेंगे ही, कोई नहीं जाता। जैसे मैंने मन की बात का जिक्र किया था कि मन की गति है तेज, वो मैं मानती हूँ कि ठीक है, हम उस लोक में, जिस लोक में वो हैं, अब टेक्नोलॉजी की मदद से भी नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी मन तो उनके पास चला ही जाता है। मन से तो अभी भी तार जुड़े हुए हैं। लेकिन ठीक है, हर एक व्यक्ति अपना एक कार्य और एक समय सीमा लेकर आता है दुनिया में, और अपना कार्य पूरा करके जाता है। जाना तो सभी को है, तो इस सत्य को तो स्वीकार करना है। लेकिन हमारे लिए तो वो है, हमारी स्मृतियों में उनका प्यार का स्पर्श, उन्होंने जो कुछ सिखाया है हमें, जो कुछ हमने उनको देख के सीखा है, वो सब कुछ तो हमारे साथ ही है ना। वो हमारा धन है, वो ही है हमारा सबसे बड़ी चीज हमारे पास। नूरिन शर्मा लिख रहे हैं, क्या नीरज जी आपने अर्चना जी को भावुक कर दिया। इस प्रोग्राम की शुरुआत में जब हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा था कि मैं आपको भावुक करूंगा। कहा था ना, और मैंने कर दिया। ऐसा है कि अजीत भाई ने एक सवाल पूछा है, बहुत भावुक हो जाते हैं जब भी किसी के बारे में सुनते हैं, वो अपनी कहानियों में है मैम। मंजरी स्नेह वर्मा लिख रही हैं, और विभा मेहरा जो है वो हाथ जोड़ रही हैं। सविता शर्मा नागर, प्रसिद्ध साहित्यकार की बेटी होना चैलेंजिंग है। मैंने आपसे एक सवाल और है अर्चना, आपको भावुक तो मैं करना चाहता था, इसलिए मैंने किया, मैं भी हो गया। ये देखिए, ये उस संतोष के आंसू हैं जो बड़ी मुश्किल से मिलता है। पूरी दुनिया याद कर रही है आज, पूरी दुनिया याद करती है उनको, और करती रहेगी। और ये प्रोग्राम YouTube पर रहेगा, न जाने कितने लोग उसको देखेंगे। अर्चना, आपसे एक और सवाल करूंगा मैं। अजीत भाई ने पूछा, और वो आज के कार्यक्रम का अंतिम प्रश्न होगा। मैं भी पानी पी लूं? आपने तो पी लिया। मैं भी पूरा ग्लास पी लेती हूँ। मैं तो स्टूडियो में ये बोतल अपने पास रखता हूं, इसी वजह से पीता हूं। आपके जीवन का सबसे भावुक पल कौन सा था? बड़ा कठिन है इसका जवाब देना, क्योंकि बहुत से ही क्षण हैं, बहुत सारी चीजें हैं भावुक करने वाली। किस दृष्टिकोण से? बहुत आप सी। अपने माता पिता को आज भी याद करती हैं, अकेले में, किसी के सामने? अकेले में ज्यादा करती हूँ, सामने कभी जब जिक्र आ जाता है, कुछ बातें होती हैं तो, या जब उनका साहित्य पढ़ती हूँ, या जब उनके जीवन के बारे में सोचती हूँ, तब भी मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ। मुझे कई बार जैसे धीरे धीरे बड़े होते होते काफी चीजों की समझ आई, तो बहुत बार ये भी होता है कि काश ये बात उस समय हमारी समझ में आई होती, शायद हमने उस समय इस चीज को इतनी अच्छी तरह से समझा होता, जाना होता, तो हम किसी और तरह से रिएक्ट करते, किसी तरह से और बात करते। ये भी विचार आता है। तो लेकिन ये है कि जितना ज्यादा बड़ी हो रही, मेरे जो प्रेम और मेरी जो श्रद्धा है उनके प्रति, मैं सच बताऊं, पहले से बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं उनके जीवन का जो कीमत है, जो मैं अब ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाती हूँ, ज्यादा अच्छी तरह से समझती हूँ। ये पंकज शर्मा पूछते हैं, इसके बाद मैं आपसे, मैंने कहा था आखिरी सवाल पूछो, आखिरी सवाल का वो स चल रहा है। बीच में पंकज शर्मा का सवाल आ गया। अर्चना जी, आप बहुत सुंदर बोलती हो। नीरज सर, आपका बहुत आभार। कोई ऐसा वाकया है जो आज तक आप नहीं भूल सकी? अभी एकदम से याद करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इतनी सारी चीजों की बात हो गई ना, तो आई कैन अंडरस्टैंड। क्योंकि आप अलग तरह के ट्रैक पे चलते हैं, तो
मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, ये तो इन्होंने हाँ पूछा था हाँ इसलिए मैंने बोल दिया। हाँ और ये नहीं मैं अर्पिता, जरूर हाँ, अर्पिता मित्तल पूछ रही, बहुत ही आनंद है अर्चना जी आप सभी की बातें सुनकर। और नाना जी को हम देख नहीं सकते मौसी, पर बस पर वो अपनी कहानियों के रूप में हमेशा हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। यस बिल्कुल है, कोई शक नहीं इसमें, नीतू बोल रही हैं। अच्छा एक सवाल बस, इसके बाद नहीं पूछूंगा। आप कुछ बताएं तो बताएं, लेकिन उसके बाद मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। आ, मृदुला कुमार लिख रहे हैं, मृदुल कुमार, बहुत सुंदर कार्यक्रम, थैंक यू वेरी मच मृदुल जी। ये कार्यक्रम तो अर्चना के आने से सुंदर बना है, और आदरणीय पूजनीय स्वर्गीय विष्णु प्रभाकर जी की बात करने से ये सुंदर बना है। आपका अब योगदान भी बहुत है। अरे मैं तो बस क्या बताऊं, मुझे इतना आनंद आ रहा है आपसे बात करके, ये सब सुन के मैं बता नहीं सकता, और इतने लोग जुड़े हुए हैं तो ये सब कमेंट कर रहे हैं। एक बात बस आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हम्म। हूं, आपको ज्यादा याद किसकी आती है, माँ की या पिताजी की? ये बड़ा मुश्किल सवाल होता है। कई बार बच्चों से भी पूछते हैं हम्म, ना, जैसे कि तुमको मम्मी ज्यादा अच्छी लगती है या पिताजी। तो उनके सामने मैं पूछते हैं ना, बचपन में अब तो आपको बताना है जब वो नहीं है। बचपन में तो मैं अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई थी, और मैं बड़ी उनके साथ ही चिपकी चिपकी सी रहती थी। मैं सबसे छोटी थी, सबसे हम्म, छोटी थी अपने भाई-बहनों में, तो मैं बहुत उनके साथ चिपकी रहती थी। तो मेरी माँ से बहुत ज़्यादा मुझे लगाव था। और फिर मेरी माँ चली भी बहुत जल्दी गई थी। मेरी हम्म, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी उस समय, बस मेरी शादी हुई हुई थी, तब भी वो चली गई थी। हम्म, और मुझे अफ़सोस इस बात का बड़ा रहता है कि उन्होंने मेरे मेरे बच्चे अपनी नानी की गोद में नहीं खेल पाए। इसका मुझे, हम्म, ये मेरा अरे एक दुःख है। वाह, मुझे लगता है कि वाह, उन्होंने अपनी नानी को नहीं देखा। लेकिन पिताजी ने एक तरह से, वो पिताजी भगवान की कृपा है, उन्होंने लंबा जीवन पाया और उन्होंने बच्चों को बहुत प्यार दिया। बच्चे नाना जी के साथ रहे, और वहाँ रहने के लिए भी जाते थे। तो पिताजी के प्रति जैसे पहले हुआ करता था, माएँ ज़्यादा बच्चों के साथ रहती थी, पिताजी क्योंकि अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते थे, तो इसलिए उनसे जो एक आदान-प्रदान था वो बहुत ज़्यादा नहीं होता था। हम्म, कई बार बल्कि कमी सी भी लगती थी। अ, लेकिन धीरे-धीरे मैं यही कह रही हूँ कि जैसे-जैसे बड़े होते गए, मेरे अगर आप ये कहें कि अपने पिताजी के प्रति श्रद्धा भाव मेरा जो है वो बहुत ज़्यादा हम्म, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। वो, और मतलब मैंने उनके जीवन के संघर्षों को अच्छी तरह से समझा, फिर भी मैंने देखा उन्होंने हमें कितना अच्छा जीवन दिया। हम्म, अपने आप इतनी कठिनाइयाँ सही और हमें बहुत अच्छा जीवन दिया। और ठीक है, वो तो भगवान की मर्ज़ी थी। बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखने के लिए मेरी माँ नहीं रहीं। उसका मुझे थोड़ा-सा हम्म, दुःख, पिताजी को इतने सारे पुरस्कार मिले, बहुत सम्मान उनको जो आगे मिला। साहित्य अकादमी का पुरस्कार है, सोवियत लैंड अवार्ड है, बिहार का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शेखर पुरस्कार है, यूपी सरकार का जो है गांधी पुरस्कार, जो सबसे श्रेष्ठ ज्ञानपीठ का शला का मूर्ति देवी पुरस्कार दिल्ली सरकार का, बहुत सारे उनको पुरस्कार जो मिलते गए, तो वो थोड़ा सा मन में ये आपने पूछा नहीं था तो अपनी तरफ से वैसे ही बताने लगी हूँ, बात आई तो बात नहीं निकलती नहीं, ये गई मैं कि चाहता था आप ये बोले। मेरी माँ ने वो उनको इस बात का बहुत गर्व था कि मेरे पति लेखक हैं। किसी ने उनको कुछ ऐसे ज़िक्र हुआ तो पिताजी ने, उन्होंने ये कहा पिताजी से भी कि मैंने तो आपसे शादी इसलिए की क्योंकि आप लेखक हैं। मुझे बहुत गर्व है लेखक की पत्नी होने क्या पर। बात है। बहुत इस बात का गर्व था उनको। लेकिन जो पिताजी को उन ठीक है, पिताजी की ख्याति उन्होंने देखी, लेकिन फिर जो इतने सारे पुरस्कार उनको मिले, कुछ उनके सामने मिले मम्मी के सामने, लेकिन बहुत सारे जो बड़े-बड़े पुरस्कार थे वो उनके जाने के बाद मिले। तो थोड़े से मन में एक आता था कि माँ होती तो कितनी खुश होती। बहुत उनको भी खुशी होती है इन सब चीज़ों की। मेरी माँ ने भी लिखी हैं कुछ चीज़ें, और मैं आपको बताऊँ कि एक वाक़या मुझे ध्यान आ गया, समय है तो सुना दूँ?
अरे समय ही समय, आप सुनाइए ना, इतने लोग बैठे हुए हैं सुनने को। तो ऐसा था कि ट्रेन में जा रही थी वहाँ, मेरा ननिहाल था इलाहाबाद में, वो जा रही थी, तो वो किताब पढ़ रही थी पिताजी की। तो 2 महिलाएँ और थी, उन्होंने देखा कि अच्छा किताब पढ़ रही थी, तो कहने लगी, अच्छा आप कौन सी पुस्तक पढ़ रही हैं? ओह अच्छा, विष्णु प्रभाकर जी की पढ़ रही हैं। मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे उनके साहित्य से बड़ा प्यार है। तो अच्छा। मेरी माँ ने तुरंत जवाब दिया, और मुझे उनसे प्यार है। अरे तो कुछ कुछ क्षण के लिए वो एकदम से महिलाएं हकी-बकी सी हो गई, एकदम देखने लगी। फिर वो भी खिलखिला के हंसी। बोली, अच्छा अच्छा, आप उनकी पत्नी हैं। तो ये लिखा है अपने संस्मरणों में, पिताजी ने, सिंपली फिर ब्यूटीफुल। माँ ने भी। इससे बढ़िया एक्सप्रेशन नहीं हो सकता अर्चना। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये लिखा है, नोरिन शर्मा कह रहे हैं, नीरज जी बहुत सुंदर कार्यक्रम, धन्यवाद आपका। और कमल कुमार वर्मा कह रहे हैं, अच्छा, बहुत अच्छा प्रोग्राम, आप दोनों को धन्यवाद, थैंक यू। प्रदीप अग्रवाल जी कह रहे हैं, बहुत इंटरेक्टिव और आनंददायक रखा कार्यक्रम आपने नीरज जी, थैंक यू वेरी मच। ये आनंददायक तो हुआ पिताजी की इंटरव्यू सुनने से जो आपको सुनाए। उसके बाद ग्रे ये गीता विवेक लिखते हैं, नीरज सर आपको भी पहली बार सुनने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा, स्नेह सहज वार्तालाप, अर्चना मैम और आपको दिल से आभार, धन्यवाद आपका। और पंकज मित्तल लिखते हैं, वंडरफुल इनसाइट ऑफ अ फैमिली दैट मेक्स ऑल इंडियन होल्ड देयर हेड्स अप विद ग्रेट प्राइड एंड ऑनर, our heritage for our next generation. You said it rightly. You said it rightly. This is for our next generation. They should watch it. They should understand it. They should note it. They should research on it. They should talk to people like Archana Prabhakar, जो पिछली जनरेशन को उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया आप सबके लिए। और दिस इज आई वांटेड। मैंने अर्चना से 2 महीने लगातार फोन पे बातें की हैं, और अर्चना को उसके मन के विचारों को ओपन अप करने के लिए तरह तरह से। एक बार ये कुछ मन को खिन्न होगा, कहने लगे मैं नर्वस हो रही हूँ, आप सबके लिए कहता हूँ। तो मैंने कहा क्यों, एंड देन शी सेड दैट नीरज तुमने मुझे हंसा दिया, यू आर वेरी गुड। सो दोस्तों, आई एम वेरी हैप्पी। पंकज, वेरी वेल सेड नीरज जी। सविता नागर शर्मा कह रही हैं ये भी आएंगे हमारे प्रोग्राम में, लता गर्ग। और हमारी ये जो पंकज शर्मा कह रहे हैं, नीरज सर ग्रेट। ये हमारे जो एनिमेशन और ग्राफिक डिजाइनर हैं, ये पंकज शर्मा, मेरठ में जब मैं सुभारती टीवी का हेड था तो ये वहां पर हुआ करते थे। सर आपका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे, हमेशा है पंकज, आपका आशीर्वाद, यू आर वन ऑफ माई फेवरेट। अच्छा, योगेश चंद्रा, आफ्टर लॉन्ग टाइम हैड अपॉर्चुनिटी टू लिसन द लिटरेरी साइड ऑफ अर्चना। अच्छा। मेरे मित्र हैं। अच्छा, आपके मित्र हैं, यस, हाँ, आई एम मेरे वेरी कॉलेज में हैप्पी। साथ पढ़ते थे हम। अरे वाह वाह वाह, पंकज शर्मा इज सेइंग दिस। अच्छा अर्चना, अब आज का प्रोग्राम, एक और मीटिंग रखेंगे हम, आज का प्रोग्राम को समाप्त करने से पहले आप आज की जनरेशन से, आज के लेखकों से, आज के परफॉर्मर्स से, क्योंकि आपने देखा है वो जमाना भी और आज का भी, कुछ कहना चाहती हैं? मैं कोई अम, अ, मैं मेरी ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहूंगी कि हाँ ये नहीं होना नहीं नहीं चाहिए या नहीं नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं। मैं तो अपने अनुभव के आधार पर आपने अपने पिता को देखा है, आपने शरद जी को हम्म, देखा है, हम्म, आपने बहुत स्टालवर्ड्स के हम्म, साथ काम किया है, उसके आधार बिल्कुल पर बिल्कुल। कह सकती हैं आप। हम्म। पूरा अधिकार है आपको, बताइए। मैं वही जो हमारे जीवन मूल्य हैं उनको जिंदा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आपसी संबंध हैं, प्रेम है, सुनने में लगती है वो इस तरह की बातें सब कहते हैं, लेकिन वाकई जरूरी हैं ये इस समय में। और अच्छा साहित्य जो है जितना बनता रहे उतना अच्छा है, लेकिन फिर वही बातें आ जाती हैं कि अच्छा साहित्य किसको कहते हैं। तो हम्म जिनमें आदमी आदमी को समझ सके, हम्म हम जितनी गहराई से मानव जीवन को सबको समझ सके। और जैसे कि अभी जो माहौल हमें मिला, बहुत लोग घर में बंद रहे, मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने सोचा होगा कि जिंदगी है क्या असल में। बहुत लोगों को सोचने का वक्त मिला है, क्योंकि इस तरह का
सब भागदौड़ की ज़िंदगी में रहते थे। इस तरह से घर में बैठने का समय शायद ही कभी किसी को मिला होगा, तो बहुत लोगों ने इस तरफ सोचा होगा। बाकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? क्या हैं जो हमारे जीवन को समृद्ध बना सकती हैं, सौहार्दपूर्ण बना सकती हैं, उसमें रस भर सकती हैं? वो रहे। मैं समझती हूँ आपसी प्यार, भाईचारा ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, रिश्ते जो है उनकी मधुरता, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मैं आपको ये कहना ज़िंदगी चाहता हूँ कि में। जिस तरह आपके पिताजी हुँ, पूज्य स्वर्गीय श्री विष्णु प्रभाकर जी, जब मैं आंखें बंद करके उनकी छवि को देखता हूँ तो मैंने बयान किया कि मुझे एक व्यक्तित्व कैसा नजर आता है, वही मुझे याद आते हैं। और शरद जी को तो कभी भूल ही नहीं सकता। आदरणीय स्वर्गीय श्री सत्येंद्र शरद, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। उन्होंने मुझे माइक्रोफोन के आगे बैठना सिखाया, उन्होंने टेलीविजन सीरियल मुझे बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, और न जाने किन किन चीजों के लिए। तो मैं आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह मैं शरद जी को मिस करता हूं, या आपने जो बातें बताई आपके फादर के विषय में भी सोचता हूं, उनको भी मिस करता हूं, शायद हमारे साथ होते। क्या आप भी शरद जी को भाई उतना ही मिस करती हैं? बहुत, बहुत ज़्यादा है। उनका मुझे बहुत याद आते हैं मुझे वो, बहुत ज़्यादा याद आते हैं और मन मेरा होता था मिलने के लिए उनको, लेकिन आखिरी समय में वो थोड़ा एकांत प्रिय ज़्यादा हो गए थे, बहुत ज़्यादा मिलना-जुलना नहीं चाहते, लेकिन जब भी मौका मिलता, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी की जो अंतिम समय था, जो हम्म। अंतिम 2 वर्ष थे जिसमें वो ज़्यादा बीमार रहे, बीच में काफ़ी ठीक हो गए थे वो। 2008 से लेकर 2007 के अंत से लेकर 2009 में तो वो चले ही गए। तो जब उनकी हम्म। तबीयत थोड़ी-सी बीच में ठीक हुई तो उन्होंने शरद जी को ही याद किया और वो शरद जी का प्यार था, उनकी महानता थी, मैं कहूँगी कि पिताजी फ़ोन करते थे, करवाते थे तो वो दौड़े आते थे बेचारे, जबकि खुद उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था। खुद भी उनको काफ़ी तकलीफ़ें थी, लेकिन इतना मान-सम्मान देते थे वो। मतलब ये जो है चीज़ एक दूसरे के प्रति जो इस तरह का भाव है, ये आसानी से देखने के लिए नहीं मिलता है। मेरा तो मन इतना शरद जी के प्रति इतना श्रद्धा से भर जाता है, इतना उन्होंने उस समय मतलब वो ये चाहते थे पिताजी खुद इतना बहुत ज़्यादा लिख नहीं पाते, लेकिन उनके दिमाग में लिखने की मतलब अंत समय तक पिताजी का ये रहा, मैं ये लिखूँ, मैं ये लिखूँ, लिखूँ। बहुत सारी बातें हैं और पिताजी की अंत समय की तो जो हम जरूर एक और मिलेंगे अगली प्रोग्राम हम बार, कर सकते हैं। एक हाँ, और करेंगे प्रोग्राम। और ये देखिए, ये बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह है, छोटे भाई बड़े भाई की तरह सम्मान करते हैं मेरा, मुकेश कुमार। हुँ। नीरज जी, वेरी एजुकेटिव एंड नाइस प्रोग्राम, बट अर्चना जी को आपने इमोशनल कर दिया, ये इल्जाम लग गया मेरे पे अब। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा है ना इमोशनल होना तो अच्छी बात है। मेरा मकसद था इमोशंस इमोशनल ही तो करना। है जो जिंदा रखती हैं आदमी को। मैं करना सही चाहता मायने में था जिंदा सर। तो इमोशंस ही या रखती हैं। हाँ, या बिल्कुल बिल्कुल। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स, इतने अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगली बार कौन आएगा प्रोग्राम में। मैं जरा अपना मोबाइल खोलूं। और अर्चना, मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं, किस तरीके से मैं ये कहूं कि आपने इस प्रोग्राम को कितना रोचक बना दिया। आपने अपने अनुभवों के आधार पर, अपने बातों से, अपने जेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से, अपने एक्सप्रेशन से आपने इस प्रोग्राम को बहुत खूबसूरत बना दिया। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू, वेरी मच। और मैं मेरी तरफ से बहुत आभार आपका और अजीत जी का कि आपने मुझे ये अवसर दिया। मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ जुड़कर और आपने मेरे से बहुत सारी बातें निकलवा ही ली। 2 महीने से लगा हुआ था मैं। देखिए, ये प्रोग्राम दोस्तों YouTube पर चला जाएगा आज रात को, और आप सब लोग देख सकते हैं अर्चना ने कितना बड़ा योगदान किया है। और ये हमारे जो हमारी जनरेशन है, आज के लोग हैं, नए लोग हैं, वो सब देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अजीत भाई भी मेरे साथ यहाँ इस वक्त नहीं है, बट ही मस्ट बी देयर इन द प्रोग्राम, और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपको दोस्तों ये बता दूं कि आज तो हमारे साथ अर्चना प्रभाकर थी, और 19 जून को हमारे साथ होंगी सविता शर्मा नागर, मौजूद है प्रोग्राम में।
ये रही, लिखती हैं, आवारा मसीहा लिखने वाले विष्णु जी स्वयं मसीहा थे। बहुत बड़ी बात है। ये हमारे अगले प्रोग्राम में आएंगी सविता शर्मा नागर। और योगेश चंद्र जी कह रहे हैं, अर्चना यू आर अमेजिंग। यस यू आर अर्चना। पंकज मिथल कह रहे हैं, मेमोरेबल इवनिंग, थैंक्स टू ऑल। तो मैं अब धन्यवाद कैसे करूं अर्चना आपका? धन्यवाद की जरूरत नहीं है। थैंक यू नहीं वेरी है मच। जरूरत। दोस्तों, अगले शनिवार को रात को 8 बजे कथा कहानी के अंक में हमारे साथ होंगी सविता शर्मा नागर। एक और मिस्ट्री रिवील होगी आप लोगों के लिए। जैसे अर्चना ने किया, ऐसे ही सविता शर्मा नागर आपके लिए वो मिस्ट्री रिवील करेंगी। और कहां से कहां पहुंच जाएंगे हम, आप जानिएगा। अचला नागर, अमृतलाल नागर, सविता के माध्यम से हमको यहां तक पहुंचना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना का धन्यवाद और अखिल चंद्र जी का धन्यवाद बहुत बहुत। और माय रिगार्ड्स फॉर हिम। और दोस्तों, अगले हफ्ते रात को 8 बजे कथा कहानी में फिर मिलेंगे आपसे सविता नागर शर्मा के साथ। और हाँ, याद रखिएगा, कल रात को 7 बजे, मतलब शाम को 7 बजे आना ना भूलिएगा रिदम बाय नीरज लाइव इवेंट्स के पेज पर, जिसमें आपको गाने सुनाने के लिए आएंगे, फिल्मी गाने सुनाने के लिए आएंगे लुधियाना से मनदीप सिंह। अधिकांश हिंदुस्तान से बाहर के सिंगर होते हैं, लेकिन मनदीप सिंह जी ही हैं जो अकेले हिंदुस्तान से गाते हैं। कल शाम 7 बजे रिदम बाय नीरज लाइव इवेंट्स के पेज पर। थैंक यू वेरी मच। और फिर मिलते हैं। डॉक्टर जौहरी जुड़ गए हैं। डॉक्टर जौहरी, आपका आभार जुड़ने के लिए डॉक्टर साहब। और ये भी बहुत मतलब बहुत बढ़िया कविता लिखते हैं। मैंने पिछले एक दो बार पे इनकी कविता सुनाई थी। और थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अर्चना, मैं आपको फिर फोन करूंगा, फिर हम बात करेंगे और आगे का प्रोग्राम बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। अवश्य। या थैंक यू। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगले हफ्ते हमारे साथ जुड़ेंगी सविता शर्मा नागर, शनिवार को 19 तारीख को 8 बजे। और कल जुड़िए हमारे साथ फिल्मी नगमों की बरसात के लिए शाम 7 बजे रिदम बाय नीरज लाइव इवेंट्स के पेज पर। और लुधियाना से जुड़ेंगे मनदीप सिंह। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, मास्क लगाए रखिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन घर में हाथ साबुन से धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और प्रोग्राम में आते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।